अस्सलाम वालेकुम। हम कैम्ब्रिज IGCSE एंड ओ लेवल्स की बिज़नेस स्टडीज़ की कंप्लीट वीडियो सीरीज़ के साथ आपके सामने हाजिर हैं और आज उसी सिलसिले में एक और वीडियो हम कवर कर रहे हैं। बुक जो हम यूज़ कर रहे हैं वो पीटर सिम्पसन यूज़ कर रहे हैं, जो कि बहुत मशहूर बुक भी है और मोस्टली पूरा कोर्स ये ईज़िली कवर करवा रही होती है। तो हम जैसे जैसे इस बुक को कवर करते जाएंगे खुद ब खुद हमारा कोर्स भी कवर होता जाएगा। आज जिस चैप्टर को हम देख रहे हैं वो है रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन। चूँकि आपको याद होगा अभी हम पीपल इन बिज़नेस में हैं और पीपल इन बिज़नेस के 4 सेक्शंस हैं। मोटिवेटिंग एम्प्लॉयज़ हमने कर लिया, ऑर्गेनाइजेशनल मैनेजमेंट हमने कर ली, अब रिक्रूटमेंट सिलेक्शन एंड ट्रेनिंग प्रोसेस होगा और आखिर में हम कम्युनिकेशन करेंगे। चार टॉपिक्स हैं हमारे पीपल इन बिज़नेस के हवाले से। ठीक है, तो टोटल जो सेक्शन है आपकी बुक के वो 6 हैं। 6 में से एक सेक्शन है बिज़नेस एक्टिविटी के बारे में, दूसरा फिर पीपल इन बिज़नेस, फिर मार्केटिंग, फिर ऑपरेशंस, फिर फाइनेंस, फिर एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस। तो सेक्शन 2 का 3rd चैप्टर कर रहे हैं, यानी तो ओवरऑल बुक का 8वां चैप्टर। शुरू करते हैं। 12 टॉपिक है रिक्रूटमेंट सिलेक्शन एंड ट्रेनिंग ऑफ एम्प्लॉयज़। कुछ लोगों के लिए ये टर्म्स क्लियर होंगी, कुछ लोगों के लिए टर्म्स सिमिलर होंगी। यार ये तो एक ही जैसी चीज़ें हैं, रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन का क्या मतलब, फ़र्क क्या है। तो इस प्रोसेस को पहले समझते हैं कि ये प्रोसेस क्या है, फिर हम मज़ीद फर्दर बात करते हैं चीज़ों के ऊपर। सबसे पहले तो बिज़नेस को एम्प्लॉयमेंट के लिए या नया बंदा हायरिंग के लिए हायरिंग की ज़रूरत क्यों पड़ती है। तो नंबर 1 कि न्यू बिज़नेस है तो ज़ाहिर है लोगों को हायर करेगा। नंबर 2 एक्सपेंडिंग बिजनेस है, नए एरिया में काम कर रहा है, पहली पहली दुकान खोली है, दुकान पे काम करने के लोग चाहिए, अब दुकान की नई ब्रांच खोली है और लोग चाहिए। नंबर 3 कोई बंदा छोड़ गया, ठीक है, रिप्लेसमेंट चाहिए आपको। तो ये रीज़न है कि आप क्यों हायरिंग करते हैं। ठीक है, तो ये जो प्रोसेस है ना रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन का, इसको 2 हिस्सों में तोड़ते हैं। हम पहले रिक्रूटमेंट की बात करते हैं। रिक्रूटमेंट का मतलब है कि किसी किसी प्रोसेस से गुज़ार के, आपने किसी छन्नी से गुज़ार के अपने हिसाब से अपने काम के लोगों की एक लिस्ट तैयार कर ली कि इस जॉब के लिए ये लोग मेरे पास ऐसे हैं जो मौजू हो सकते हैं। ठीक है, उसके बाद जब आपने वो 2 3 4 5 8 10 जो भी आपका क्राइटेरिया था उसके मुताबिक आपने लोगों को सेलेक्ट किया, उस रिक्रूट किया, उसके बाद आप उनको फाइनली उस टास्क के मुताबिक गेज करते हैं और डिसाइड करते हैं कि अब इनमें से कौन सा वो एक है या 2 हैं जिनको कि मैंने हायर करना है। तो वो आप करते हैं सिलेक्शन। रिक्रूटमेंट का मतलब हायर कर लेना नहीं है। रिक्रूटमेंट का मतलब है कि आपने जो अपने सर्टेन एरिया जिसमें कि आपको जॉब देनी है किसी को, उस एरिया के लिए रेलेवेंट बंदे किसी प्रोसेस से गुजार के फ़ैसला कर लिया कि ये लोग जो है ना, ये 3 लोग, ये 4 लोग, ये 5 लोग इस काम के लिए बेहतर है मेरे लिए, इनको रिक्रूट कर लिया मैंने। अब जब मुझे इस जॉब पे रखना है तो फाइनल में एक आध इंटरव्यू करूंगा या फाइनल में अपना कोई सिलेक्शन प्रोसेस बनाया हुआ होगा, मैंने उस प्रोसेस से गुजारूंगा, फिर उन बंदों को हायर किया जाएगा। तो इसलिए रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन में कुछ फ़र्क है। तो पहले हम रिक्रूटमेंट प्रोसेस को क्लियर करते हैं। सबसे पहला काम जो होता है वो है वेकेंट, जगह खाली होना। तो वैकेंसी निकल के आती है कि जी ये जगह वेकेंट है, यहाँ पे हमें एक बंदा हायर करना है। उसके बाद हम ये देखते हैं कि ओके यहाँ पे बंदा हायर करना है, तो लेट्स सी कि इस काम में ये काम है क्या जिसके लिए बंदा हायर करना है। ठीक है, फिर इस काम में जो बंदा हायर होगा वो क्या क्या काम कर रहा होगा, उसकी क्या क्या जॉब्स होंगी। फिर इस काम में जो बंदा हायर होगा उसकी अपनी पर्सनल क्या ट्रेड्स होंगी।
उसके बाद हम इस जॉब का एडवर्टाइजमेंट देंगे ताकि लोगों को पता चले कि जी हमें कोई बंदा चाहिए। उसके बाद जो है वो हम लोगों के एप्लीकेशन फॉर्म्स, जॉब एप्लीकेशन फॉर्म्स जमा करेंगे, सीवीज लेंगे। उसके बाद हम इंटरव्यू करेंगे। उसके बाद हम सेलेक्ट करेंगे, और सिलेक्शन का मतलब ये होगा कि ये सिलेक्शन 8वां प्रोसेस है कि वैकेंसी फिल्ड है, वैकेंसी फिल्ड। अब यहाँ से अगला स्टेप शुरू होता है उस बंदे का, जिस पे हम अभी आगे बात करेंगे कि ये तो आपने पूरा प्रोसेस कर लिया नई वैकेंसी को फिल करने का। अब जब बंदा एक दफ़ा ऑर्गेनाइजेशन में इन हो गया तो अब इसके बाद भी उसके साथ कुछ काम होंगे, ठीक है, इस पर हम बाद में आएंगे। वापस से शुरू करते हैं पूरा, आधे हज़ार चैप्टर हमने ये कवर कर लिया जस्ट बाय यूजिंग द टर्मिनोलॉजी। अब इन टर्मिनोलॉजीज़ को हम एक्सप्लेन करते हैं, डिफ़ाइन करते हैं। सबसे पहले क्या हुआ, जैसे मैंने कहा कि वैकेंसी अनाउंस हुई, उसकी वजह क्या थी? इनमें से कोई वजह थी, नया बिजनेस था या एक्सपैंड हो रहा था या रिप्लेसमेंट चाहिए थी। तो एक डिपार्टमेंट हमने बनाया हुआ है, उस डिपार्टमेंट का नाम है ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट। ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट का क्या काम होता है कि अक्सर ऑर्गेनाइजेशंस चूँकि हमारे यहाँ ह्यूमन रिसोर्स पे हैवीली डिपेंडेंट हैं, चाहे वो कैपिटल इंटेंसिव ऑर्गेनाइजेशन ही क्यों ना हो, लेकिन वहाँ भी डिसीजन मेकिंग के लिए और दूसरे कामों में ह्यूमन रिसोर्स की क्वालिटी से आपके आउटपुट की क्वालिटी का डायरेक्ट ताल्लुक़ होता है। तो ह्यूमन रिसोर्स कैसे बेहतर से बेहतर हो सकता है, राइट फ्रॉम द पॉइंट कि जब हम उसको हायर कर रहे हो तो क्यों ना बेहतर से बेहतर सेलेक्ट किया जाए, और फिर जब वो एक दफ़ा सेलेक्ट हो जाए तो क्यों ना उसके अंदर ऐसी इम्प्रूवमेंट्स की जाएं कि वो पहले से हर दफ़ा बेहतर रिजल्ट्स देता रहे हमें। इस बात को पूरा डिज़ाइन करने के लिए पूरा एक डिपार्टमेंट बनाया गया जो कि पूरी ऑर्गेनाइजेशन के सारे ह्यूमंस, चाहे वो किसी भी एरिया में काम कर रहे हों, किसी भी सेक्शन में काम कर रहे हों, किसी भी डिपार्टमेंट में काम कर रहे हों, लेकिन सब लोगों की ही एक डेवलपमेंटल वेलफेयर के बारे में उसका माइंडसेट होता है। और वो डेवलपमेंट जो होती है वो पूरी कंपनी का जो एक ऑब्जेक्टिव सेट था कि कंपनी ने यहाँ जाना है, तो उसको जहन में रखते हुए वो सोचता है कि मैंने अपने एम्प्लॉयज़, अगर कंपनी को यहाँ जाना है तो मेरे एम्प्लॉयज़ जो हैं उनको फिर इस डायरेक्शन में आहिस्ता आहिस्ता अपने आप को इम्प्रूव करना पड़ेगा ताकि कंपनी के साथ साथ वो भी यहाँ जाएं। तो ये पूरा प्लान जो है, ये प्लान बनाना, एग्जीक्यूट करना, साल के साल इसके ऊपर इम्प्रूवमेंट्स लेके आना, ये सब ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट का काम होता है। पहले ये डिपार्टमेंट नहीं हुआ करता था, पहले ह्यूमंस को एक लाइबिलिटी समझा जाता था। टेलर का ज़माना था, आपको याद है ना, मैंने आपको मोटिवेटिंग ह्यूमंस के अंदर टेलर की डेफिनेशन बताई थी। तो वहाँ पे समझा जाता था कि इंसान को बस ज़्यादा से ज़्यादा काम लो, पैसे दो, काम लो, पैसे दो, काम लो, बस ख़त्म। लेकिन ये समझ में आया कि जब कोई कंपनी से कोई शख्स लॉन्ग रन एसोसिएट होता है, आहिस्ता आहिस्ता प्रोसेस उसको ज़्यादा अच्छा समझ जाता है, उसकी एफिशिएंसी लेवल पहले से ज़्यादा बढ़ती है। दूसरा ये समझ में आया कि अगर कोई बंदा जल्दी जल्दी छोड़ के चला जाएगा तो फिर ये पूरा प्रोसेस फिर दोबारा से और फिर दोबारा से और फिर दोबारा से, ये बहुत कॉस्टली प्रोसेस है। तो एक तो कोई बंदा हायर हो तो अच्छे से हायर हो जाए, लेकिन जब वो हायर हो जाए तो उसके अंदर आहिस्ता आहिस्ता ऐसा हम इन्वेस्ट करें एज इफ़ ही इज़ आवर एसेट। तो जब आप कोई घर ख़रीदते हैं तो घर को इस्तेमाल करके फेंक तो नहीं देते ना, गाड़ी ख़रीदते हैं तो गाड़ी को इस्तेमाल करके फेंक तो नहीं देते, उसके अंदर इम्प्रूवमेंट्स करते हैं, उसको साफ़ सुथरा रखते हैं, उसको वर्केबल कंडीशन में रखते हैं कि वो हमें वो डिलीवर करता रहे वो चीज़ जो कि हमें चाहिए। तो ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट जो है वो एक माइंडसेट है जो ये बता रहा है एम्प्लॉयज़ को भी कि हम आपको जो है वो एसेट तस्वुर करते हैं अपनी, और हम आपके ऊपर मेहनत करना चाहते हैं, हम आपको हर दफ़ा पहले से बेहतर ग्रो करना चाहते हैं, उससे कंपनी का भी फ़ायदा होगा और आपका भी फ़ायदा होगा।
तो जनाब, इस एसेट को, जो ह्यूमन रिसोर्स एज एन एसेट है हमारी, इसको कैसे हम अपने बेहतर से बेहतर इस्तेमाल में भी लें और ख़ुद इसका भी फ़ायदा होता रहे, ये भी ग्रो करे, हम भी ग्रो करें, ग्रोइंग टुगेदर। इस माइंडसेट से काम करने के लिए डिपार्टमेंट बनाया गया। पहले ऐसा माइंडसेट था नहीं ऑर्गेनाइजेशंस का। पहले ऑर्गेनाइजेशन ये कहती थी कि जल्द से जल्द फ़ायदा उठाओ, एज अ लाइबिलिटी ट्रीट करती थी, नॉट एज एन एसेट। और वो कहती थी कि जल्द से जल्द इनसे फ़ायदा उठाओ, ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाओ और इनको कचरे में डालो, ना इनको छुट्टी दो, ना इनको आसानी दो, ना इनको कम से कम पैसे में ज़्यादा से ज़्यादा एडवांटेज हासिल करो इनसे। तो ये समझ में आया कि ऐसा करना भी फ़ायदेमंद ऑर्गेनाइजेशन की ख़ुद के लिए नहीं है, क्योंकि ये कम से कम पैसे में ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा जो हासिल होगा वो तभी होगा जब आप इसको एज एन एसेट ट्रीट करके ग्रो करेंगे। एक आदमी को इतना सा हायर किया, इतना सही रखा आपने, उसको पैसे तो कम दे रहे हैं लेकिन उसकी एफिशिएंसी भी कम है। एक आदमी को आपने थोड़ा सा हायर किया लेकिन आहिस्ता आहिस्ता आपने उसकी ग्रोथ करते करते उसको आपने उसका एक्सपेंशन इस लेवल पे कर दिया कि वो भी ग्रो हुआ और उसने ऑर्गेनाइजेशन के लिए ज़्यादा काम करना शुरू कर दिया, बेहतर काम करना शुरू कर दिया। तो इस बहरहाल माइंडसेट से ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट काम करता है और वो सारे डिपार्टमेंट्स के लोगों को इसी तरह से ट्रीट करता है। और उसके लिए उसको चाहिए होती है ऑर्गेनाइजेशन की मेन गोल्स, कि ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स क्या हैं, ऑर्गेनाइजेशन कहाँ पहुँचना चाहती है। उसी हिसाब से मैं लोगों को हायर भी करूँगा, ट्रेन भी करूँगा, डेवलप भी करूँगा, उनको मोटिवेट भी करूँगा। ये सारी जॉब्स उसकी होती हैं लोगों से रिलेटेड। ठीक है जी, तो ये एक बैकग्राउंड बताते हुए अब मैं आगे आता हूँ कि जब वैकेंसी निकली तो ऑर्गेनाइजेशन के प्लान्स, उनके ऑब्जेक्टिव, उनकी वैल्यूज़, कि हम किस तरह की ऑर्गेनाइजेशन, हम क्या करना चाहते हैं, हमारा मकसद क्या है, इस काम से क्या मकसद है, ये काम किस तरह का है, इसकी क्या नौइयत है, ये सारी तफसीलात पहले एचआर डिपार्टमेंट जमा करता है, जॉब को एनालाइज करता है। व्हाट इज़ द वर्क दैट इज़ बीइंग डन, उसका पूरा स्टार्ट से एंड तक एक मैप बनाता है कि इस काम में करना क्या पड़ रहा है, ताकि मैं किसी तरह से रिटन डाउन जॉब डिस्क्रिप्शन तैयार कर सकूं। जॉब एनालिसिस एक प्रोसेस है, जिस प्रोसेस के नतीजे में क्या निकलेगा, जॉब डिस्क्रिप्शन निकलेगी। तो एचआर डिपार्टमेंट उस जॉब को जाके एनालाइज करता है जिस जॉब के लिए वैकेंसी आई है, और फिर लिस्ट बनाता है उन कामों की जो काम उस शख्स को करने होंगे जो इस जॉब पे आएगा, जिसकी बुनियाद पे तय होगा कि ये बंदा ये जॉब सही परफॉर्म कर रहा है या नहीं कर रहा। रोज़ाना ये करना होगा, इस बात का काम होगा, ये इस बात की ड्यूटीज़ होंगी, आप इस बात के इंचार्ज होंगे, आपको ये फैसले करने होंगे, आपको जो वो इतने लोगों को ये संभालना होगा। जो भी काम इस जॉब में रहते हुए उस शख्स को करने होंगे, उन कामों को डिस्क्राइब किया जाएगा कि दीज आर द मेन ड्यूटीज़ दैट यू विल परफॉर्म एंड यू विल बी जज्ड अपॉन। ठीक है, आपने इसके बारे में आपको जज किया जाएगा कि आपने एक ऐसा किया और उसी की बेस पर आपकी प्रमोशन या आगे जो भी सूरत हाल आपकी रहेगी, ऑर्गेनाइजेशन के साथ रिलेशनशिप आपका इन पॉइंट्स पे रहेगा। तो वो सारी चीज़ें जो इस जॉब पे रहते हुए किसी शख्स को करनी हो सकती हैं, उसकी लिस्ट तैयार करना जॉब डिस्क्रिप्शन कहलाता है, और इस काम को जॉब एनालिसिस कहते हैं। ठीक है, तो जॉब एनालिसिस, जॉब डिस्क्रिप्शन हैंड इन हैंड है। जॉब डिस्क्रिप्शन तो पता चल गई कि इस काम में क्या क्या करना होगा। उसके बाद ये काम करने वाला जो शख्स आएगा उसकी ज़ाती तौर पे क्या क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए हैं, ये बात जॉब स्पेसिफिकेशन कहलाती है। ठीक है, जब ये पता चल गया भाई मुझे जो है वो रोज़ाना 500 बोरियां उठा के नीचे से ऊपर रखनी होंगी, तो अब पता चल गया भाई बंदा बॉडी बिल्डर होना चाहिए या मजबूत आदमी होना चाहिए, जवान होना चाहिए। तो ये हो गए काम, और ये जॉब स्पेसिफिकेशन हो गई वो क्वालिटीज़, वो स्किल्स, वो एट्रीब्यूट्स जो आपको उस शख्स में चाहिए ताकि वो आपके हिसाब से वो ये काम कर सके। जी मुझे सॉफ्टवेयर डेवलप करवाना होगा, तो फिर यहाँ पे आप कहेंगे जावा प्रोग्रामर होना चाहिए है, पाइथन प्रोग्रामर होना चाहिए है, उसको जो है वो CSS और जावास्क्रिप्ट आने चाहिए हैं, जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है। तो जो काम आपको करवाने हैं उसकी लिस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे बहुत क्लैरिटी होती है। आने वाले को भी एग्जैक्टली पता होता है मुझे क्या काम करने हैं, मैं किस बात पे मुझे ग्रेड किया जाएगा, और आपको भी पता होता है कि स्पेसिफिकली मैं उसको क्लियर बता सकता हूँ तो मैं ये काम करने होंगे। और इसी वजह से आप बड़ी आसानी से देख सकते हैं कि वो कौन सा बंदा होगा जो सूटेबल रहेगा इन कामों के लिए। ठीक है, जॉब डिस्क्रिप्शन होगी, जॉब स्पेसिफिकेशन निकलेगी और उसकी बुनियाद पे जॉब ऐड दिया जाएगा।
जॉब ऐड में जॉब डिस्क्रिप्शन और जॉब स्पेसिफिकेशन का तस्करा होता है, अक्सर होता है। कभी कभी सिर्फ ये बता दिया जाता है कि इस पोजीशन के लिए बंदा चाहिए, जनरल मैनेजर हायर करना है। अब जनरल मैनेजर से वैसे ही उस शख्स को, क्योंकि ये सीनियर पोस्ट है, तो उस शख्स को काफ़ी हद तक तो खुद ही समझ में आ जाना चाहिए कि मुझसे क्या क्या एक्सपेक्टेड होगा, मेरी जॉब डिस्क्रिप्शन क्या होगी। लेकिन फिर भी ऐड के अंदर वो समहाउ कुछ ना कुछ जॉब को डिस्क्राइब करते हैं कि द जॉब वुड बी टू कैरी आउट दीज एंड दीज वर्क्स। ये आपकी कुछ मोटी मोटी इंपॉर्टेंट टास्क होंगी। ज़ाहिर है एक एक पूरी तफसील से जॉब डिस्क्रिप्शन अमूमन ऐड में नहीं आती, मोटी मोटी टास्क बता दी जाती हैं और ये बता दिया जाता है कि उस बंदे में क्या क्या होना चाहिए। उसने कम से कम मास्टर्स किया हुआ, 15 साल का तजर्बा हो, इतनी एज हो, इस चीज़ का तजर्बा वो रखता हो, इस चीज़ के कोर्सेज़ किए हुए हों, ये लैंग्वेज बोलता हो, ये उसके पास जो है वो मज़ीद सर्टिफिकेशंस हों, जो भी आपको चाहिए वो उसके अंदर पेशेंस हो, उसके अंदर अच्छी कम्युनिकेशन स्किल्स हो, उसके अंदर जो है वो टीम वर्क करने की सलाहियत हो, जो भी आपको चाहिए इस जॉब के लिए, क्रिएटिव हो, तो वो आप यहाँ पे ऐड करते हैं। तो जो जॉब स्पेसिफिकेशन यानी उस बंदे की जो भी सलाहियतें हैं वो, और जॉब डिस्क्रिप्शन इस काम में क्या क्या करना होगा, वो आप जॉब ऐड में समराइज़ करके इन्फॉर्म करते हैं लोगों को। ठीक है। अच्छा, जॉब स्पेसिफिकेशन और जॉब डिस्क्रिप्शन का डिज़ाइन जो है वो मुख्तलिफ़ कंपनीज़ का मुख्तलिफ होता है। कुछ कंपनीज जो हैं वो उसको बहुत डिटेल में न्यूमेरिकली वैल्यूज़ के साथ निकालती हैं जॉब डिस्क्रिप्शन को। इतने आइटम्स प्रोड्यूस करने होंगे हर हफ्ते, इतने नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ को डील करना होगा, इतने वर्किंग आवर्स चाहिए होंगे। कुछ थोड़ा जनरलाइज रखते हैं कि आपको जो है वो हमारी क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को मीट करते हुए ये प्रोडक्ट तैयार करवाना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको मैं पहला असाइनमेंट देता हूँ। असाइनमेंट नंबर 1 है, कुछ जॉब डिस्क्रिप्शंस निकाल लीजिए, कुछ जॉब स्पेसिफिकेशंस निकालिए रियल, और कुछ जॉब एड्स निकालिए। ठीक है, ये रियल जॉब स्पेसिफिकेशन, जॉब डिस्क्रिप्शन और जॉब एड्स निकालिए। आप बोलेंगे कहाँ से निकालें, तो कई तरीके हैं। ऑनलाइन देखिए, लिंक्डइन बहुत अच्छा ज़रिया है, लिंक्डइन में ऐड आते हैं, ऐड के अंदर ही आपको मिल जाएगी कोई जॉब डिस्क्रिप्शन, जॉब स्पेसिफिकेशन और पूरा ऐड तो होगा ही वो। उसके अलावा अगर आपके कोई आसपास जानने वाले लोग हैं जिनकी कि जॉब डिस्क्रिप्शन आपको पता है और जॉब स्पेसिफिकेशन पता है, तो आप वो भी मालूम कर लीजिए। ठीक है, तो पहले तो ये काम करके एनालाइज कीजिए कि मुख्तलिफ़ कंपनीज़ की जो लोग लेके आएंगे, मुख्तलिफ़ कंपनीज़ की डिस्क्रिप्शन की स्टाइल काफ़ी चेंज होगा। लोग जो हैं वो मुख्तलिफ़ अंदाज से बनाते हैं, बाज़ एक लिस्ट बनाते हैं, बाज़ 2-3 लिस्ट मिला के बनाते हैं कि मेजर ड्यूटीज़, माइनर ड्यूटीज़, डेली टास्क या ओकेजनल टास्क, मेन ड्यूटीज़, इस तरह के जॉब डिस्क्रिप्शन बनाते हैं। तो बहरहाल अलग अलग स्टाइल से बनाते हैं, उसमें कोई कैद नहीं है। बस असल में जो मैंने कहा, एक्सप्लेन किया कि जॉब डिस्क्रिप्शन क्या करती है ये पता होना चाहिए आपको, जॉब स्पेसिफिकेशन में क्या पता चलता है पता होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद आपको अगर ये बात मेरी अच्छी तरह समझ में आ गई, तो फिर आपको अपनी इस बुक की जो पेज नंबर 94 और 95 पे केस स्टडीज़ और एक्टिविटीज़ हैं, पेज 94 और 95 पे केस स्टडी और एक्टिविटी है, ये आप बहुत इजीली कर लेंगे। तो यहाँ पे वीडियो पॉज करके पहले ये एक्टिविटी परफॉर्म करें। ठीक है, 94 और 95 पे जो केस स्टडीज़ हैं और उसकी बेस पे कुछ एक्टिविटी है, तो ये कंप्लीट कीजिए। फिर आगे प्ले कीजिएगा जिसमें हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलेंगे इसी कॉन्सेप्ट के। अब हम बात करते हैं जी रिक्रूटमेंट की। रिक्रूटमेंट की मज़ीद बात करनी ये बाकी है अभी, क्योंकि रिक्रूटमेंट का प्रोसेस हमारा चल रहा है अभी, कि रिक्रूटमेंट जो है वो इंटरनल भी हो सकती है और एक्सटर्नल भी हो सकती है। ये क्या बात हुई? इंटरनल का मतलब ये है कि आपने देखा कि मुझे एक मैनेजर की ज़रूरत है,
और आपने देखा कि मेरा असिस्टेंट मैनेजर इस तरह का तैयार हो गया कि अब मैं उसको इसकी जगह पे प्लेस कर सकता हूँ, या मेरे एक और डिपार्टमेंट में एक और मैनेजर है, उस दूसरे डिपार्टमेंट के मैनेजर के पास इतना एक्सपीरियंस है कि वो अब इस डिपार्टमेंट को भी चला सकता है, रोटेट करके आप उसको लेके आ सकते हैं। तो इंटरनल रिक्रूटमेंट का मतलब है कि आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन में से ही किसी को उस जॉब के लिए फिल कर लीजिए, उस जॉब के लिए हायर कर लीजिए। अक्सर इंटरनल रिक्रूटमेंट के लिए भी बाकायदा प्रोसेस फॉलो होता है, वो बाकायदा बंदा अप्लाई करता है, उसका इंटरव्यू होता है और उसके बाद उसको अप्रोप्रिएट समझा जाता है तो हायर किया जाता है। और आम तौर पे इंटरनल रिक्रूटमेंट का अगर इरादा होता है तो उस जॉब को एक्सटर्नली एडवर्टाइज़ ही नहीं किया जाता, बल्कि उस जॉब को जो है वो पहले इंटरनल नोटिस बोर्ड पे, या कंपनी का कोई पोर्टल होता है, वेब पोर्टल, अपना इंटरनल पोर्टल, कोई कंपनी का न्यूज़ पोर्टल होता है अपना जहाँ पे कि सब कम्युनिकेट करते हैं, कोई ऐप होती है उस पर वो मेंशन कर देते हैं कि हमें इंटरनली एक बंदा चाहिए, आप में से कोई इंटरेस्टेड है तो ज़रूर हमें बता दे। तो इंटरनल रिक्रूटमेंट के कुछ एडवांटेज होते हैं, देखें ये वाली लिस्टें आपको काम आएंगी। इंटरनल रिक्रूटमेंट बहुत चीप पड़ती है क्योंकि आपको पूरा प्रोसेस नहीं करना पड़ेगा ऐड देने का, रिक्रूटमेंट का पूरा, वो जो आपने पूरा सिस्टम चलाना है, बाहर से बंदे आएंगे, 50 लोगों का इंटरव्यू होगा, कम लोग होंगे, उन्हीं में से आप आसानी से हैंडल कर लेंगे और क्विक होगी ये, आपकी कंपनी से उठ के बंदा आएगा, क्विकली हो जाएगी। ठीक है, एडवर्टाइज एक्सपेंसिव होता है, वो नहीं करना पड़ेगा आपको। ठीक है, जो बंदा हायर होने वाला है वो ऑलरेडी फेमिलियर है ऑर्गेनाइजेशनल प्रैक्टिसेस से, उसकी जो है वो आते ही बिल्कुल ओरिएंटेशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ओरिएंटेशन ट्रेनिंग की शायद ज़रूरत ना पड़े, क्योंकि वो बंदा पहले ही ऑर्गेनाइजेशन के साथ अटैच्ड है, वो जानता है ऑर्गेनाइजेशन कैसे काम करती है, लोगों से वाकिफ़ है। ठीक है, मोटिवेशन हो सकती है ज़्यादा लोगों की अगर नीचे से ऊपर आया है बंदा, कि यार पहले मैं जूनियर असिस्टेंट मैनेजर था, अब मैं सीनियर मैनेजर तक पहुंच गया। तो अगर इंटरनली बंदे को हायर किया, बाहर से मंगाने की जरूरत नहीं पड़ रही, तो लोग मोटिवेटेड होते हैं, दूसरे भी मोटिवेट होते हैं कि यार हम भी पहुंच सकते हैं, फिर अगर हमारा एक बार दोस्त नीचे से ऊपर पहुंचा तो हम भी पहुंच सकते हैं। ठीक है, इंटरनल रिक्रूटमेंट के कुछ डिसएडवांटेज भी होते होंगे, जाहिर है कि सबसे पहला मसला तो ये होता है कि जो ओल्ड प्रैक्टिसेस हैं वो ही चल रही होती हैं। ठीक है, तो न्यू आइडियाज़, नया बंदा आता है ना, नई चीज़ें लेके आता है, न्यू आइडियाज़ नहीं आ रहे होते, नई चीज़ें नहीं आती। अगर बिज़नेस से कुछ मसले हैं, बाज़ औक़ात बाज़ मसलों को बाज़ लोग ये सोचते हैं अब यार ये तो मसला है, ये ठीक हो ही नहीं सकता, तो फिर उसी मसले के साथ ही वो उस जॉब में आते हैं, उसी को कंटिन्यू रखते हैं। बाज़ औक़ात नए लोग जो आते हैं उनको पहले तो पता ही नहीं होता इस ऑर्गेनाइजेशन में मसला है, तो वो पूरी जान लगाते हैं उस मसले को निपटाने की, और निमट भी जाता है कभी कभी। जैसे कि यार हमारे यहाँ तो कोई टाइम पे आता ही नहीं है, अब मैं चाहे मैनेजर लग तो रहा हूँ, अब टाइम पे तो कोई आता नहीं है, तो ज़ाहिर है अभी इतने पुश करने की ज़रूरत ही नहीं है, चलो बस देखते हैं। नया बंदा है, उसको पता ही नहीं है टाइम पे आता है कि नहीं आता, उसने आते ही जो है वो किया, जो 9 बजे नहीं आएगा उसकी लेट कमिंग लगेगी, जो लेट कमिंग लगेगी तो तनख्वाह कटेगी, लोग 9 बजे आना शुरू हो गए। तो बाज़ औक़ात न्यू आइडियाज़, न्यू वे ऑफ फंक्शनिंग से चीज़ें नए बंदे से ज़्यादा अच्छे से हैंडल हो सकती थी, लेकिन वो पुराने बंदे को हायर किया आपने तो वो नहीं चेंज आ सका। इसी तरह से दूसरा मसला ये होता है, जब एक जैसे लोग दो एक ही पोजीशन के लिए अवेलेबल हो इंटरनल, अब आपने एक को हायर किया, दूसरे को नहीं किया, जिसको नहीं किया वो वहीं बैठा हुआ है, अब वो पार्ट लेगा ग्रजेस, और ये ग्रजेस जनाब वो चलाता रहेगा। ज़रूरी नहीं है हर दफ़ा ऐसा हो, ऐसा हो सकता है जैसे आपने दो असिस्टेंट मैनेजर्स को टेस्ट किया और उनमें से एक मैनेजर जो है वो सेलेक्ट हुआ, वो जो सेकंड असिस्टेंट मैनेजर है जिसको कि हायर नहीं किया गया, इंटरव्यू दोनों के हुए थे, दोनों को प्रोसेस से गुजारा गया, एक हायर हो गया एज अ मैनेजर, दूसरा असिस्टेंट मैनेजर एज अ मैनेजर हायर नहीं हो सका। तो अब वो ये सोचता है कि जी इसने कोई ना कोई हमसे कोई सोर्स लगाई होगी, कोई मेरे साथ अनफेयर हुआ है, मैं भी तो इक्वली क्वालिफाई कर रहा था, और उस ग्रजेस की वजह से उसकी अपनी परफॉर्मेंस डाउन होना शुरू हो जाती है। ठीक है, जेलेसी, ग्रजेस, और ये भी हो सकता है कि आपने तो सोच लिया यार हम इंटरनली ही हायर किया करेंगे, लेकिन आपको ये अंदाज़ा नहीं हुआ
कि द क्वालिटी ऑफ ह्यूमन रिसोर्स अवेलेबल आउटसाइड योर ऑर्गेनाइजेशन, वो आपने टेस्ट ही नहीं किया। हो सकता है अगर आप थोड़ा सा प्रोसेस करके देखते, लेस एक्सपेंसिव एडवर्टीजमेंट के थ्रू थोड़ा सा प्रोसेस करके देखते, तो हो सकता है कि आपको अंदाज़ा होता है कि ये क्वालिटी ऑफ ह्यूमन रिसोर्स अभी इस वक्त बाहर ज़्यादा अच्छा मिल रहा है बनिस्बत उसके कि जो मेरे पास अवेलेबल है। तो हो सकता है कि उससे आपकी ज़्यादा बेहतर हो सकती आपकी जो ऑर्गेनाइजेशनल एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस है। तो इसलिए सबसे पहले तो ये एक मसला है इंटरनल हायरिंग का, कि कुछ उसके फ़ायदे भी थे, कुछ उसके नुकसान भी थे। अब इसी तरह से अगर एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट की बात की जाए कि बाहर से बंदे हायर किए जाएंगे, तो पहले तो बात ये होगी कि एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट का प्रोसेस क्या होगा। तो सबसे पहले तो आप एडवर्टीजमेंट देंगे एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट के लिए। कहाँ? यहाँ पे तो आपने लोकल ऐड दिया था अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, किसी प्रोसेस के थ्रू नोटिस बोर्ड पे लगा दिया था या आपने ईमेल किया था। यहाँ पे आप क्या करेंगे, यहाँ पे आप ऐड दे सकते हैं लोकल न्यूज़पेपर में। और कहाँ दे सकते हैं और क्या कर सकते हैं, कैसे इन्फॉर्म कर सकते हैं? लोकल नेशनल न्यूज़पेपर ऐसे होते हैं ना, कुछ न्यूज़पेपर होते हैं जो कि खाली एक शहर में प्रिंट होते हैं, कुछ न्यूज़पेपर्स होते हैं जो पूरे मुल्क में प्रिंट होते हैं। अब डिपेंड करता है, नेशनल में देंगे तो जाहिर है आपको उसके हिसाब से ज़्यादा पैसे देने पड़ेंगे, लोकल में देंगे तो उस हिसाब से कम पैसे देने पड़ेंगे। और उससे आप स्पेशलिस्ट पेपर, स्पेशलिस्ट मैगजीन्स होते हैं कुछ, जैसे कि फॉर एग्जांपल सप्लाई चेन का मैगज़ीन हर साल आता है, हर महीने आता है, हर हफ्ते आता है किसी जगह पे। तो सप्लाई चेन से रिलेटेड जॉब है, तो सप्लाई चेन मैगज़ीन में आपने वो जॉब पब्लिश कर दी, ठीक है। तो स्पेशल मैगज़ीन्स के अंदर आपने, स्पेशलिस्ट मैगज़ीन में आपने दे दिया। अब आगे चलते हैं तो ऑनलाइन। ऑनलाइन जो जगह है जहाँ पे कि जॉब के लिए लोग अप्लाई कर रहे होते हैं, ऑनलाइन रिक्रूटमेंट की जो साइट्स हैं, मिसाल के तौर पे इंस्टाग्राम है, तो वहाँ पे जो है वो आप सॉरी इंस्टाग्राम कर रहा हूँ, लिंक्डइन है, लिंक्डइन है, उसके अंदर आप जो है वो ऐड लगा सकते हैं। और भी जगहों पे जहाँ भी ऑनलाइन, जिस तरह का आपका मिजाज है, आपकी कंपनी का स्टाइल है, जिस तरह से आपकी कंपनी लोगों से कनेक्ट हो सकती है, उस प्लेटफॉर्म से आप जो है वो ऐड लगा सकते हैं। फॉर एग्जांपल ऐसा हो सकता है कि आपको फेसबुक रिलेटेड लोग ही चाहिए हो तो आप फेसबुक पे ऐड लगा रहे हो, आपको इंस्टाग्राम रिलेटेड लोग ही चाहिए हो तो इंस्टाग्राम पे ऐड लगा रहे हो, आपको जो है वो यूट्यूब रिलेटेड लोग ही चाहिए और आप सोचे क्यों ना यूट्यूब पे ही ऐड लगा के मैं इनको हायर कर सकूं। तो ये आपकी चॉइस है, कोई लिमिटेड नहीं है कि लिंक्डइन पे ही आप रिक्रूट करेंगे, ऐड आपका लिंक्डइन पे ही जाएगा। उसके अलावा रिक्रूटमेंट करने के लिए आपको एक काम और कर सकते हैं आप, ऑनलाइन या ऑफलाइन रिक्रूटमेंट एजेंसीज भी होती हैं। रिक्रूटमेंट AGNCIES एजेंसीज, रिक्रूटमेंट एजेंसीज ये क्या होती हैं? ये वो इदारे होते हैं जो ये कहते हैं कि भाई हम सारा साल काम ही ये करते हैं कि लोगों से सीवीज़ तलब करते हैं, उन सीवीज़ को मुख्तलिफ़ क्लासिफिकेशन में बांट के रखते हैं, और हमें पता है कि हमारी जॉब मार्केट में ये 30 40 50 60 जॉब्स की रिक्वायरमेंट आती है मुख्तलिफ़ तरह की। तो हम असिस्टेंट मैनेजर्स के लेवल के लोगों को अलग से पहले से हमने क्लासीफाई करके रखा हुआ है। आप हमसे बोलोगे असिस्टेंट मैनेजर चाहिए, हम खट से आपको निकाल के 100 बंदे पकड़ा देंगे, आप आराम से उनका इंटरव्यू करते रहो। तो रिक्रूटमेंट एजेंसी जो है ना, आपसे इस पूरे प्रोसेस को आपसे ले लेती है और आपके लिए आसानी प्रोवाइड कर देती है कि ये जो काम है ना एड प्लेसमेंट का, सीवी कलेक्शन का, ये हम कर देंगे आपका। इवन बाज़ औक़ात रिक्रूटमेंट एजेंसी पहला इंटरव्यू भी खुद ही कंडक्ट कर लेती है, आपसे पूछती है कि आपको किस टाइप का बंदा चाहिए, बंदे की उस टाइप के ऊपर डिपेंड करते हुए वो इंटरव्यू कंडक्ट करके और उन बंदों को छान छान लेती है, पार्स कर लेती है कि यार इनको जो है ना, इन्होंने कहा है इनको सारा इंग्लिश स्पीकिंग ही चाहिए। तो उन्होंने जॉब एप्लीकेशंस मंगवाई थी, आई हुई उनके पास 200 आई हुई है, उसमें से ओनली इंग्लिश स्पीकिंग उन्होंने इंटरव्यू करके साइड में कर ली कि यार ये चाहिए, ये आगे भेज देते हैं। इसके लिए जो है वो जो रिक्रूटमेंट एजेंसी है वो आपसे और बंदे से दोनों से कुछ पैसे चार्ज करती है। वो आमतौर पे एक सैलरी होती है कि जी एक सैलरी इस बंदे की आप हमें देंगे, तो जितनी हाई पोजीशन होती है उतना ही ज़्यादा उनको पैसे मिलते हैं। तो रिक्रूटमेंट एजेंसी बहुत सारी हैं हमारे यहाँ, बहुत सारे लोग रिक्रूटमेंट का काम करते हैं। ऑनलाइन भी रिक्रूटमेंट एजेंसीज हैं और जो ऐसी भी हैं जो ऑनलाइन नहीं है।
ठीक है, तो इधर से आप ऐसी जगह भी जॉब का ऐड दे सकते हैं जहाँ पे के जैसे कि आपके ट्रेड यूनियंस हैं, अगर आपके मुल्क में हैं, या गवर्नमेंट के लेबर डिपार्टमेंट है कि भाई हमें यहाँ आपके पास से इतने बंदे चाहिए, हमें इस कंट्री से इतने बंदे चाहिए। बाज़ औक़ात आपने कंपनी खोली है, अब्रॉड खोली है, और उस कंपनी में आप अपने लोकल बंदे लेके आना चाहते हैं, तो आपको फिर अपने गवर्नमेंट के लोकल लेबर डिपार्टमेंट, फॉरेन डिपार्टमेंट, मुख्तलिफ डिपार्टमेंट से रब्ता करना पड़ेगा। वो प्रोसेस बनाएंगे, पूरा आपको लाके बंदे अवेलेबल करके दे देंगे। तो मतलब कहने का मकसद ये है कि एडवर्टीज़मेंट या अप्रोच करना उस ख़ास मार्केट को जहाँ से कि आपको बंदा चाहिए है, ये देख के सोच समझ के किया जाएगा। जिस टाइप का बंदा चाहिए उस टाइप की मार्केट को अप्रोच करना पड़ेगा। अब चाहिए आपको बड़ा हाईली इफ़ेक्टिव कोई प्रोग्रामर चाहिए या वेब डेवलपर चाहिए, और दे रहे हैं आप लोकल न्यूज़पेपर में ऐड, तो शायद मसला आए। उसके लिए तो आपको ऑनलाइन जाना चाहिए है, और उसको जो है वो आपको लिंक्डइन से पकड़ना चाहिए, या रिक्रूटमेंट एजेंसी जो ऑनलाइन हो उनके पास जाना चाहिए, क्योंकि ऐसे लोग ऑनलाइन ज़्यादा फ्रीक्वेंटली इंगेज हो रहे होते हैं। ठीक है जी, तो ये बात हो गई जॉब एडवर्टीज़मेंट। जॉब एडवर्टीज़मेंट आपको एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट के लिए देना होता है। ठीक है, तो अब जॉब एडवर्टीज़मेंट जब एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट के लिए आप देते हैं, तो उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं कि उस ऐड में क्या क्या होना चाहिए है, वो ऐड कहाँ प्लेस होना चाहिए, और कितनी कॉस्ट में बर्दाश्त कर सकता हूँ उस ऐड की, ये पहले आपको पता होना चाहिए। पहला सवाल तो आपका आना चाहिए कि वो ऐड क्या होगा, व्हाट शुड बी द ऐड, उसका कंटेंट होगा क्या। ठीक है, फिर वेयर शुड बी द ऐड। ठीक है, और व्हाट वुड बी द कॉस्ट दैट वी आर विलिंग टू बेयर। ठीक है, ये आपने डिसाइड कर लिया कि आपको जो है फॉर एग्जांपल एक बड़े हाई लेवल का बंदा, हाई प्रोफाइल बंदा चाहिए, तो आपको पता है उसकी मंथली सैलरी आपने 15 लाख रुपए देनी है। उसके लिए उसके हिसाब से आप ऐड तैयार करेंगे। ज़ाहिर है अगर एक बिल्कुल ही बेकार सा ख़राब कचरा ऐड जाएगा तो एक इतना हाई प्रोफाइल बंदा हो सकता है इंटरेस्टेड ही ना हो, और ये खर्चा जस्टिफाइबल भी होगा कि आपने कहा उसकी हायरिंग के दौरान हमें ऐड देने पे 1.5 लाख रुपए खर्च करना पड़ गया, उसकी सैलरी का कुछ भी नहीं है 1.5 लाख रुपए, तो आप कहेंगे ठीक है चलेगा, 10% का ऐड दे दिया हमने, कोई मसला नहीं। लेकिन आपको बंदा ही हायर करना है, एक पोजीशन चाहिए, उसकी मंथली सैलरी 30,000 रुपये, उसका ऐड आप लगा रहे हैं और उस ऐड में आपके 3 लाख रुपए खर्च हो गए, तो आप कहेंगे यार ये ठीक नहीं हुआ। तो ये क्यों कॉस्टिंग जो है यूँ इम्पोर्टेंट है। तो किस तरह की वैकेंसी है, कितनी वैकेंसीज हैं, उनके ऊपर मंथली कितना खर्चा आने वाला है, तो किस लेवल का कॉस्ट मैं इनकर कर सकता हूँ, ये सारी चीज़ें जो हैं वो आप सोच समझ के करते हैं। अच्छा, पहला क्वेश्चन तो वैसे ही आसान है, एडवर्टाइजमेंट में क्या होगा, ज़्यादा जॉब स्पेसिफिकेशन या जॉब डिस्क्रिप्शन से रिलेटेड आप चीज़ें ऐड में डालेंगे। कहाँ ऐड प्लेस किया जाएगा, अगेन ये भी डिपेंड करता है कि आपको किस जगह से बंदा चाहिए, किस लेवल का बंदा चाहिए, उसके हिसाब से क्या कॉस्ट होगी। अगेन जैसे मैंने कहा कि आपको किस तरह का बंदा चाहिए, कितने लोग चाहिए, इन पर डिपेंड करेगा कि आप क्या कॉस्ट बेयर कर सकते हैं या करनी चाहिए लॉजिकली आपको। ठीक है, यहाँ तक तो हमारी बात हो गई। अब इस बात से रिलेटेड हमारी अभी भी कुछ एक्टिविटीज़ आ चुकी हैं, ये मैं आपको समझाता जाऊँ कि जो जो पेज हम क्रॉस करते जाएं उससे रिलेटेड जो एक्टिविटीज़ है ना वो आप लोग सॉल्व करते जाएं। एक्टिविटी 8.2 है, ये सॉल्व कर लें, आसान सी है। उसके जस्ट नीचे केस स्टडी है, उस केस स्टडी को देखिए और किस तरह से उन्होंने ऐड इस्टेब्लिश किया है इसको ज़रा समझिए। तो ये भी आपको पहले करनी चाहिए। एक्टिविटी 8.2 भी पहले करनी चाहिए। ठीक है, तो 8.2 8.3 सॉरी 8.3 भी करनी चाहिए। उसके बाद फिर आपको आना चाहिए हमारे नेक्स्ट स्टेप की तरफ, जो कि अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं। नेक्स्ट स्टेप है जी एप्लीकेशन। एक बड़ा इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है ये भी, कि जब आप ये कहते हैं कि जी अब मैं इस पोजीशन पे बंदे हायर करना चाहता हूँ। ठीक है, इस पोजीशन के लिए मुझे फॉर एग्जांपल असिस्टेंट मैनेजर ऑफ
कार प्रोडक्शन कंपनी चाहिए, मुझे सुपरविजन के लिए चाहिए बंदा। आपने ऐड दे दिया बड़े से न्यूज़पेपर में, आपके पास उसका रिस्पांस कैसे आता है? ऐड का रिस्पांस ऐसे आता है कि आपके पास लोग अपनी सीवी सेंड करते हैं, ठीक है। अब सीवी सेंड करने में कुछ इश्यूज हैं कि हर बंदे की सीवी का डिज़ाइन एक दूसरे से मुख्तलिफ होता है। सीवी मेकिंग इन इटसेल्फ एक आर्ट है कि आप कैसे अच्छी से अच्छी सीवी बनाएं, एक अलग डिस्कशन है, ऐसे बड़ी तफसील है कि आप अच्छी सीवी कैसे बनाएंगे, आप लोगों को अपने जिन्होंने आपको हायर करना है उनको अट्रैक्ट कैसे करेंगे, पूरा एक अलग गेम है। लेकिन मैं तो अभी हायर करने वाले के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ कि जो भी है सीवीज बहुत मुख्तलिफ तरह की होती हैं। उससे कैसे गेज किया जाएगा कि ये बंदा, एक बंदा दूसरे बंदे से किस तरह से मुख्तलिफ है? किसी ने क्वालिफिकेशन ऊपर लिखी हुई है, किसी ने क्वालिफिकेशन बिल्कुल नीचे लिखी हुई है, किसी ने एक्सपीरियंसेस नीचे लिखे हुए, किसी ने एक्सपीरियंसेस ऊपर लिखे हुए, किसी ने किस अंदाज से लिखा हुआ है, किसी ने ईयर्स के एतबार से लिखा हुआ है, किसी ने बगैर ईयर्स के हिसाब से लिखा हुआ है। तो बड़ा आसान नहीं होता कि सीवी टू सीवी एक चीज़ को दूसरी चीज़ से कंपेयर करना, एक शख्स को दूसरे शख्स से कंपेयर करना। ऑल्दो कि हम कुछ जनरल गाइडलाइन तो दे सकते हैं। एक अच्छी सीवी अगर आप बना रहे हैं तो वो स्ट्रेट फॉरवर्ड होनी चाहिए, क्लियर होनी चाहिए, उसमें कुछ चीज़ें जो हैं वो ज़रूरी आनी चाहिए। तो एक सीवी की जो क्वालिटीज़ होनी चाहिए उसमें सबसे पहले तो आपका क्लियरली नाम होना चाहिए है, बिल्कुल सही बात है। आपका एड्रेस होना चाहिए। क्यों भाई एड्रेस क्यों होना चाहिए? एड्रेस से ये अंदाज़ा होता है एम्प्लॉयर को कि भाई आप कहाँ रहते हैं, क्या सूटेबल फीजिबल है आपका। इतनी दूर तो नहीं रहते कि आपको बुलाना ही मुमकिन ना हो, या इतनी दूर से आएंगे आपका इतना खर्चा होगा, बेहतर है आपको ना हायर किया जाए। ठीक है, आपका कॉन्टैक्ट नंबर, ठीक है, उसके अलावा आपका ईमेल एड्रेस। कॉन्टैक्ट नंबर ज़ाहिर है फ़ोन में होगा तो ईमेल भी होनी चाहिए आपकी। आपकी नेशनैलिटी क्लियरली पता हो, आप पाकिस्तानी हैं, आप कौन से मुल्क से ताल्लुक़ रखते हैं। बाद औक़ात बाज़ कामों में आप एक सर्टेन नेशनैलिटी के लोग हायर कर सकते हैं, दूसरे के नहीं कर सकते, ठीक है। फिर एजुकेशन, फिर एजुकेशन और एजुकेशन से रिलेटेड दूसरी क्वालिफ़िकेशंस, सर्टिफिकेशंस, एक्सपीरियंस, ठीक है। फिर आपने अब तक क्या अचीवमेंट्स आपकी रही हैं, ठीक है। एक्सपीरियंस तो मैंने यहाँ यहाँ जॉब किया है, उन जॉब्स में आपने क्या क्या अचीवमेंट्स हासिल किए हैं, क्या क्या आपने, कौन कौन से एरियाज़ ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपके अब तक ज़बरदस्त आपने फुल किए हैं, ठीक है। अचीवमेंट्स, एरियाज़ ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। फिर आपकी पर्सनल ट्रेट्स आ गए, आपके इंटरेस्ट क्या हैं, ठीक है। आपकी, आपके ख्याल से आपकी कुछ एडिशनल स्किल्स हैं आप में कोई, वो स्किल्स क्या हैं, ठीक है। और फिर आखिर में ये होता है कि अगर आपसे पूछा जाए कि भाई आपको रेफरेंस भी दी जाएगा कि कोई आपको जानता है जो इस बात को वाउच कर सके कि हाँ भाई ये भाई ऐसे ही हैं, तो रेफरेंसेस, ठीक है जी। अब उसके साथ साथ क्या होता है कि आम तौर पे रिवाज है, ख़ास तौर पे पहले तो ये बहुत ज़्यादा था, अब तो आहिस्ता आहिस्ता ये कम होता जा रहा है जब से ऑनलाइन सबमिशन आ गई। जब लेटर के थ्रू और पोस्ट करके अपनी सीवी भेजते थे लोग, तो सीवी के ऊपर एक कवरिंग लेटर होता था कि आप इस पोजीशन पे क्यों अप्लाई करना चाहते हैं। तो वाई डू यू थिंक दैट यू आर सुटेबल फॉर दिस जॉब, फॉर दिस जॉब, ये आप इसका जवाब देने के लिए एक लेटर बनाते थे। सर आई एम अप्लाइंग फॉर दिस जॉब, I came to know about this job from this area. I believe that I can do this and I can fulfill your this section and this work and this description that I read. I thought this job was designed for me specifically because I have this experience in this area, वगैरह वगैरह, जो भी आप समझते हैं कि किसी तरह से आप कन्विंस कर सकते हैं। तो जॉब एप्लीकेशन इस तरह से आपने बनानी है कि सीवी भेजनी है। मैं बता रहा था कि इस सीवी को रीड करना आसान नहीं है, तो कंपनीज क्या करती हैं, बाज़ औक़ात पैटर्न दे देती हैं कि भाई आप ना ये खाने बने हुए इन खानों में ही फिल करना, ताकि मैं एक पैटर्न को दूसरे पैटर्न से कंपेयर कर सकूं, एक बंदे को दूसरे बंदे से कंपेयर कर लूं। ये रहा नाम, ये रहा नाम, ये रही एज, ये रहा क्वालिफिकेशन, ये रही क्वालिफिकेशन, ये रहा एक्सपीरियंस, ये रहा एक्सपीरियंस। तो यूँ
जॉब एप्लीकेशन फॉर्म बाद औक़ात बनाए जाते हैं कि बजाय इससे कि आप सीवी ही भेजो, आप जॉब अप्लाई करने के लिए जॉब एप्लीकेशन फॉर्म के थ्रू जॉब अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, इससे क्या होगा कि हमारे पास कंपैरेटिव डेटा बनाने में हमें बहुत आसानी हो जाएगी। ठीक है, डेटा को कंपैरेटिव रखने में आसानी हो जाएगी। अब ये जॉब एप्लीकेशन फॉर्म ऑनलाइन भी आ गए, तो जी मैंने अब चीज़ें बहुत आसान हो गई हैं। मैंने क्या किया, जॉब का ऐड दिया लिंक्डइन पे, मैंने वहाँ पे एक लिंक दे दिया कि ये मेरा जॉब एप्लीकेशन फॉर्म है, इसको फिल कर दें, और मेरे पास 5000 एप्लीकेशंस फिल हो गई। मैंने ऑटोमेटिकली उनको अपने प्रोग्राम के थ्रू ही पार्स कर लिया कि मुझे भाई क्वालिफ़िकेशन 14 ईयर्स प्लस चाहिए, तो जितनी 14 ईयर्स प्लस है ख़ुद ही उसने छान के दे दी मुझे। ठीक है, तो ये ऑनलाइन होने से और कंप्यूटराइज होने से बहुत सारे फ़ायदे हमें हुए हैं इस हवाले से। ठीक है, हु टू एम्प्लॉई की एक्टिविटी 8.4 है। वीडियो पॉज करके अब ये ज़रा आप शाबाश करके देखिए। आगे जब तक हम चलते हैं मेथड्स ऑफ सिलेक्शन पर। अब सवाल है कि सिलेक्शन कैसे होता है। तो सिलेक्शन के लिए सबसे पहले, जैसे मैंने कहा कि सिलेक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जिसके बाद के बंदा हायर हो जाएगा। तो सिलेक्शन के लिए आपको अपना एक रिगरस मॉडल बनाना पड़ेगा जिससे आप ये जान सकें कि वाकई ये बंदा ये जॉब कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, या उस लेवल की कर पाएगा जो हम चाहते हैं या नहीं कर पाएगा, या जो भी हमारे पास अब तक रिक्रूट हुए लोग उनमें से सबसे बेहतर कौन है जो इस जॉब को कर पाए। ठीक है, तो आप क्या करते हैं, आप मोस्टली जब सेलेक्ट लोग हो जाते हैं इनको कॉल करते हैं सेलेक्टेड लोगों को। ठीक है, सेलेक्टेड लोग गेट सेलेक्टेड पीपल, सेलेक्टेड एम्प्लॉई या एप्लीकेंट्स गेट अ कॉल, और उनको कॉल करके आप आमतौर पे इंटरव्यू रखते हैं। इंटरव्यू 1-on-1 भी हो सकता है कि जिसने जॉब पे रखना है, जिसके अंडर में उन्होंने काम करना है, वो डायरेक्ट इंटरव्यू कर ले। 2-on-1 भी हो सकता है, वो जिसने जॉब पे रखना है वो इंटरव्यू करे, साथ में एचआर वाला बैठे, जॉब वाला उसको असेस करे कि काम कितना अच्छा कर सकता है, जानता है क्या एक्सपीरियंस है, और जो एचआर वाला है वो देख ले कि उसकी दूसरी एबिलिटीज़, कम्युनिकेशन वगैरह कैसी हैं। 3-on-1 भी हो सकता है, तो मल्टीपल ऑन वन भी हो सकता है, 1-on-1 भी हो सकता है। ठीक है, इंटरव्यू के दौरान आप ये देखते हैं, या जो भी प्रोसेस आपने कॉल के बाद रखा उसमें आप देखते हैं कि उसकी एबिलिटी टू डू द जॉब कैसी है, जो जॉब आपको करवानी है। ठीक है, उसके पर्सनल ट्रेट्स कैसे हैं, वो कॉन्फिडेंट है नहीं है, वो उसकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी हैं या नहीं हैं, उसकी जो है वो उसकी पर्सनैलिटी इस जॉब को सपोर्ट कर रही है कि नहीं कर रही। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपको एक लोअर लेवल पे असिस्टेंट चाहिए तो आपको हम्बल बंदा चाहिए। अगर आपको एक जॉब के लिए सीनियर मैनेजर चाहिए तो आपको थोड़ा सा उसका रोब दबदबा चाहिए। तो पर्सनालिटी देखेंगे, उसकी ट्रेड्स, कम्युनिकेशन, उसकी स्किल्स, लीडरशिप, इन तरह की चीज़ों को जांचने की कोशिश करेंगे। ठीक है, उसके अलावा इंटरव्यू जो होता है उसमें हम ये जांचते हैं, बात करते हैं, पूछते हैं, लेकिन ये कोई अब तक ये साबित हुआ कि इंटरव्यू कोई फाइनल ज़रिया नहीं है। ये पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं दे पाता। इंटरव्यू में मैंने महसूस किया, क्योंकि टोटली ह्यूमन फीलिंग्स से बेस्ड होता है, तो जो इंटरव्यूअर है वो फील कर रहा है कि बंदा कर पाएगा। उसके बाद रखा, 4 महीने बाद पता चला यार ये तो बंदे का एटीट्यूड ही ठीक नहीं है। रखा, देखा यार इसको तो काम ही ठीक से नहीं आ रहा। सिर्फ बातों से ये जज कर पाना ये कोई आसान काम नहीं है। तो लोगों ने क्या किया कि इंटरव्यूज़ के साथ साथ कुछ और चीज़ें भी रख लीं। मिसाल के तौर पे स्किल टेस्ट। आपने सॉफ्टवेयर हाउस में हायर करना है, आपने एक छोटा सा प्रोग्राम दिया, कहा ये प्रोग्राम का कोडिंग कर दें ज़रा, ये एक प्रॉब्लम है, इसको सॉल्व कर दें। आपने जो है वो, अगर कोई स्किल बेस्ड जॉब है ना तो स्किल का टेस्ट करवा लिया, बहुत आसान हो गया, काम कर सकता है नहीं कर सकता पता चल जाएगा। कुछ एप्टीट्यूड टेस्ट भी होते हैं। ठीक है, एप्टीट्यूड टेस्ट करवा लिया आपने कि यार ये मैं चेक करूं कि इस बंदे का मिजाज इन टेस्ट के से गुजर के पास चल जाएगा कि इस टाइप का है कि इस जॉब पे चलेगा कि नहीं चलेगा। डॉक्टर्स के लिए एप्टीट्यूड टेस्ट होते हैं, आर्मी के लिए एप्टीट्यूड टेस्ट होते हैं, कुछ स्पेसिफिक टाइप की जॉब्स होती हैं उनके लिए एप्टीट्यूड टेस्ट होता है कि ये बंदा इस जॉब में चल सकेगा या नहीं चल सकेगा। पर्सनैलिटी टेस्ट होते हैं।
आप लोग जो है अभी आपका एक और काम है, एक टास्क मैं दे रहा हूँ, आप बताइए आपने अब तक कोई टेस्ट अपना कभी दिया है? पर्सनालिटी टेस्ट, एप्टीट्यूड टेस्ट, आईक्यू टेस्ट, ठीक है, आईक्यू टेस्ट होता है, दिया है तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा और आपका क्या ख्याल है कि वो टेस्ट किस हद तक सक्सेसफुल था आपके बारे में बताने में? ठीक है, तो ये ज़रा आप मुझे ये यहाँ पे पॉज करके ये बात डिस्कस कीजिए क्लास में कि आपने कोई टेस्ट दिया, टेस्ट का क्या रिज़ल्ट निकला और वो रिज़ल्ट किस हद तक सक्सेसफुल था। और अपने दोस्तों से भी पूछिए कि ये रिज़ल्ट निकला था, आपका क्या ख्याल है कि क्या मैं ऐसा ही हूँ, मेरा पर्सनालिटी टेस्ट या मेरी आईक्यू टेस्ट या मेरा एप्टीट्यूड टेस्ट। ठीक है, इसी तरह से ग्रुप टास्क दी जाती हैं बाज़ औक़ात, ये हर जगह नहीं होता, कि जहाँ पे टीम वर्क ज़्यादा ज़रूरी होता है ना, वहाँ पे बुला के ग्रुप टास्क दी जाती हैं, डिबेट करवा ली जाती है, कोई परफॉर्म टास्क करवा ली जाती है, देखा जाता है कि कितना बंदा लीडरशिप टीम वर्क में अच्छा है। ठीक है, तो इस तरह के अदर देन इंटरव्यू मज़ीद सिनेरियोज़ क्रिएट किए जाते हैं। अभी हमारे आजकल इस पे भी काम चल रहा है कि जी किसी तरह से ऐसी सिमुलेशन बनाई जाए, सिमुलेशन कंप्यूटर एडेड सिमुलेशन हो, गेम हो एक तरह का, जिससे गुजर के हम ये बता सकें कि बंदे की एट्रीब्यूट्स क्या हैं, कितना कॉन्फिडेंट है, कैसा डिसीजन लेता है, कोई कह के नहीं है, फोकस्ड है कि नहीं है, डिटरमाइंड है कि नहीं है, वगैरह वगैरह। तो इस तरह की चीज़ों पे रिक्रूटमेंट सिलेक्शन के लिए काम किया जाता है और डेवलप की जाती हैं ऑर्गेनाइजेशंस के लिए। फिर आप ये देखते हैं कि आखिरकार मैं किस बुनियाद पे फ़ैसला करूँगा कि बंदा मेरे काम आ जाएगा, तो जैसे मैंने कहा रिज़ल्ट ऑफ द टेस्ट बता सकते हैं कि बंदा किस लेवल पे है। एक्सपीरियंस और एक्सपोजर एंड एक्सपोजर, एक्सपीरियंस का मतलब है कितने अरसे कहाँ कहाँ काम किया, एक्सपोजर का मतलब है क्या क्या काम किए हैं, कौन कौन सी टाइप की सिचुएशंस में रहा है। एजुकेशन से बता देंगे आप। तो ये मुख्तलिफ ज़रिए हैं जिनसे आप लोगों को गेज करेंगे कि किसका एक्सपीरियंस ज़्यादा है, किसकी एजुकेशन ज़्यादा है। एज से वो बाज़ जॉब्स होती हैं वो एज की वजह से डिफ़ाइन हो जाती हैं कि यार इस काम में मुझे तो कम से कम 40 साल से ऊपर का बंदा चाहिए। ठीक है, इंटरनल एक्सटर्नल के ऊपर डिसाइड हो जाता है कि भाई इसमें एक्सटर्नल बंदा ही चलेगा, इंटरनल बंदे ने जो अप्लाई किया वो नहीं चल सकेगा। तो सिचुएशनली आप उस जॉब के हिसाब से देखते हैं और डिसाइड करते हैं कि अब इन तमाम प्रोसेस से गुजर के बंदा मेरे सामने आ गया है और मुझे इनमें से ये बेहतर लग रहा है, और इवन देन आप फेल हो सकते हैं। आपका रिक्रूटमेंट प्रोसेस और सिलेक्शन प्रोसेस फेल हो सकता है। वो कैसे? कि सब कुछ होने के बाद जब वो जॉब पे आया तो वो आपको सही नहीं लगा, काम करते हुए आपको अंदाज़ा हुआ कि नहीं ये काम नहीं कर पा रहा, आपके साथ उसका मैच नहीं बन पा रहा, आपके साथ टीम नहीं बन पा रही। और जब भी आप बाहर आप ये पूरा सिलेक्शन प्रोसेस कर लेते हैं तो आखिर में आप जो रिमेनिंग सेलेक्टेड लोग होते हैं या रिमेनिंग रिक्रूटेड लोग होते हैं, इनको कॉल गई होती है कि जी आपको सेलेक्ट करने के लिए हम प्रोसेस से गुजार रहे हैं, उन लोगों को इन्फॉर्म करते हैं, इन्फॉर्म अबाउट रिजेक्शन। वो पोलाइट वर्ड्स में होता है कि जी आपका बहुत शुक्रिया, आप बहुत अच्छे हमें एसेट मालूम हुए और बहुत क्लोज मार्जिन से, लेकिन हमने जो है वो एक और एम्प्लॉई को हायर कर लिया जो कि हमें ज़्यादा सूट कर रहा था, लेकिन इसका मतलब ये है कि आपने भी पूरी पूरी कैपेबिलिटीज़ हैं, आप यकीनन किसी ऑर्गेनाइजेशन के सरमाया साबित होंगे, वगैरह वगैरह। तो आप पोलाइटली रिजेक्ट कर देते हैं बाकी लोगों को, ताकि उनको पता चल जाए कि भाई अब हम कहीं और अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, इसी के बुनियाद पे आप अगर अपनी बुक में देखें तो ये पूरा इन्होंने रिक्रूटमेंट प्रोसेस जो है उसको डिफ़ाइन किया हुआ है पेज नंबर 101 पे, कि रिक्रूटमेंट सिलेक्शन प्रोसेस पूरी लिस्ट बना दी है, वही जो मैंने शुरू में बनाई थी ना एक, तो उसको उन्होंने बड़ी तरीके से एक लिस्ट में बना के रखा हुआ है। तो आप इससे भी रेफरेंस ले सकते हैं अपना, जब कभी आप तैयारी कर रहे हो तो उसकी मदद से, तो इसको ज़रूर पढ़ लीजिए। और यहाँ वीडियो पॉज करके एक्टिविटी 8.6 तक जो भी एक्टिविटीज़ हैं वो सारी पूरी कर लीजिए। शाबाश। अब हम आगे चलते हैं अपना टूवर्ड्स क्लोजिंग ऑफ दिस टॉपिक। हमारे गालिबन 2-3 टॉपिक्स रह गए इसमें। पहला तो ये है कि एम्प्लॉयमेंट की कुछ किस्में और भी हैं, जैसे कि हम कहते हैं कि एम्प्लॉयमेंट कैन बी फुल टाइम और पार्ट टाइम। ठीक है, फुल एंगेजमेंट और पार्ट टाइम एंगेजमेंट।
ये क्या होती है? एक एम्प्लॉई को आप कहते हैं आप हमारे पास काम करोगे और सिर्फ हमारे पास ही काम करोगे। एक एम्प्लॉई को कहते हैं यार हमारा काम इतना नहीं है, या हमारे पास इतने पैसे नहीं है, या आप इतने हाई प्रोफाइल हो कि हम आपको अफोर्ड पूरा नहीं कर सकते। आप 4 मुख्तलिफ कंपनी में जॉब ऑलरेडी कर रहे हो, हमें सपोर्ट चाहिए आपसे इस लेवल की कि आप हमें जो है वो 2 घंटे दे दें, 4 घंटे दे दें, 5 घंटे दे दें। तो जब फुल टाइम एम्प्लॉय करते हैं तो उसके एक स्पेसिफिक आवर्स आप डिफाइन तो नहीं कर रहे होते, वो इंडस्ट्री नॉर्म होता है। इस इंडस्ट्री में जी हम सुबह 9 बजे, आपकी कंपनी का टाइम तो है 9 से 5, लेकिन एक्चुअली 9 से 5 वो होता नहीं है इन प्रैक्टिस। तो वो आपकी इंडस्ट्री में जो सिलसिला होता है उससे रिलेटेड कुछ होता है। अच्छा, कंट्री के कानून भी इसको गवर्न कर रहे होते हैं। ठीक है, यूजुअली 35 और मोर आवर्स अ वीक बंदा वर्क कर रहा होता है। कुछ लोग सुबह 8 बजे निकलते हैं घर से, 9 बजे पहुंचते हैं, 9 से लेके 6 बजे तक जॉब करते हैं, तो 9 से 6 जो हो गया 10, 11, 12 और 6, वो 9 घंटे हो गया। 8 घंटे 9 घंटे लोग आमतौर पे काम करते हैं। और बहुत से लोगों को सैटरडे ऑफ मिलती है, बहुत से लोगों को सैटरडे भी ऑफ नहीं मिलती। लेकिन पार्ट टाइम जॉबर जो होता है वो आम तौर पे उसको टाइम, या तो टाइम पता होता है कि जी आप 2 घंटे के लिए आइएगा, या फिर टास्क बेस्ड होता है कि ये काम है बस आप ये करते रहें, कहीं से भी करते रहें, घर से कर लें, वर्क फ्रॉम होम कर लें, लेकिन ये टास्क है जो हमें आपने पूरी करके देनी है। पार्ट टाइमर है। जैसे कि जी हमारा एक टेंडर जाना है, उस टेंडर का जो है वो BOQ, बुक ऑफ क्वांटिटीज़ फाइल होनी है, वो BOQ आप भर के दे दें हमें। ये पार्ट टाइमर है। ठीक है, कॉन्ट्रेक्चुअल है। तो इसको आपने फुल टाइम हायर नहीं किया हुआ, ये आपको स्पेसिफिक टास्क करके दे देगा, या वो नंबर ऑफ़ आवर्स पूरे कर देगा जो आपको चाहिए इस बंदे से। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल आपने कहा कि हम बहुत बड़ा सॉफ्टवेयर हाउस तो नहीं चला रहे, लेकिन हमें डेवलपमेंट के ज़्यादा बंदे चाहिए, वो हमने फुल टाइम रखे हुए हैं। कुछ बंदे हमें चाहिए जो ग्राफिक डिज़ाइनिंग हमें करके देते हैं, वो हमें 2 घंटे दे दें रोज़ाना, हम उससे खुद करा लेंगे। या वो हमें पीस बाय पीस चार्ज करते रहें, हम उनको पीस भेजेंगे, उस पीस को वो हमसे बना के दे दें और चार्ज कर लें। ठीक है, तो यूँ हमारे पास दोनों तरह के पार्ट टाइम और फुल टाइम एम्प्लॉयज़ होते हैं। पार्ट टाइम एम्प्लॉयज़ को इंगेज करने के कुछ फ़ायदे होते हैं। सबसे पहला फ़ायदा तो ये होता है कि फ्लेक्सिबिलिटी होती है, आपकी ज़िम्मेदारी पूरी नहीं होती। इस बंदे का घर चल रहा है नहीं चल रहा है, ये बंदा इसके बाद कहाँ जाएगा, कैसे बैठेगा। बस 2 घंटे आपने आराम से अपने हिसाब से निकलवाए कि भाई मुझे ये वाले टाइम के 2 घंटे चाहिए, आप ये वाला टाइम दे दो, वो बंदा दे देगा आपको उस घंटे में। तो आपके मर्ज़ी के आवर्स आप उसमें से उससे निगोशिएट कर सकते हैं। ठीक है, और सिर्फ जो काम का टाइम है सिर्फ उसकी पेमेंट जाती है। पे फॉर वर्क, आपने जो फुल टाइम एम्प्लॉय हायर किया बैठा है चाय पी रहा है, अभी उसके भी पैसे आप दे रहे हैं। मतलब फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट में आप हर चीज़ आपके ऊपर चार्ज हो रही है। इसमें क्या करते हैं कि आपने जो उससे टाइम दिया उस टाइम में आएगा, वो एग्जैक्टली काम करेगा और निकल जाएगा। ठीक है, तो आसान होता है इसके वर्क आवर्स को इंगेज करना। ठीक है, फिर पार्ट टाइमर्स की मदद से आप बिजनेस टाइम एक्सटेंड कर सकते हैं। ये 1 था 2 था, बिजनेस टाइम एक्सटेंड कर सकते हैं। ये क्या बात हुई? आपने कहा जी मेरे सारे एम्प्लॉय सुबह 9 बजे आते हैं, शाम को 5 बजे चले जाते हैं, मैं रात को 9 बजे तक खोलना चाहता हूँ, तो मुझे 3 बंदे चाहिए जो सिर्फ 6 से 9 आ जाएं, या 5 से 9 आ जाएं बस खाली। ठीक है, पार्ट टाइम काम कर लें, तो ये भी एक आपके टाइम एक्सटेंशन हो जाएगी। ठीक है, एम्प्लॉई के लिए क्या होता है कि बहुत से एम्प्लॉयज़ आफ्टर नून में काम करने के लिए राज़ी होते हैं। उसकी एक वजह होती है कि वो कहीं और जॉब कर रहे होते हैं। ठीक है, कैन एडजस्ट विद अदर जॉब्स, या उनका कोई पार्टनर आ चुका होता है, तो घर में बच्चों को देखने वाला कोई होता है, अब वो बच्चे को देख लेगा, तो मैं अब यहाँ शाम के वक्त जॉब के लिए आ सकता हूँ, कोई जॉब अवेलेबल है तो मैं कर लेता हूँ या कर लेती हूँ। तो ये मुख्तलिफ रीज़न्स हैं जिसकी वजह से पार्ट टाइम के बेनिफिट्स होते हैं। ठीक है, लोगों को। और इसी तरह से पार्ट टाइम का एक और एडवांटेज ये होता है कि पार्ट टाइम लोगों को रिडंडेंट करना आसान होता है। रिडंडेंट करना एक अच्छा लफ्ज़ है जॉब से निकालने के लिए। ठीक है, रिडंडेंट करना इजी होता है कि यार इनसे पूरा कोई लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट हमारा है नहीं, तो इनको अभी हम जॉब से निकाल सकते हैं, उसमें हमें कुछ भरना नहीं पड़ेगा, फ़लानी चीज़ें भरो, फ़लाने पैसे दो, इसका ये वाला हिसाब पूरा करो, उसके वाले खर्चे पूरे करो।
लेकिन ज़ाहिर है पार्ट टाइम को एम्प्लॉय करने के जहाँ फ़ायदे हैं वहाँ जैसे अब तक हम देख रहे हैं हर चीज़ के फ़ायदे हैं तो उसके नुकसान भी होंगे यकीनन। ठीक है, सबसे पहले तो नंबर वन, इन लोगों को ट्रेन करना, डेवलप करना आसान नहीं है। उनसे बोलो भाई 6 घंटे की ट्रेनिंग सेशन हो, भाई मैं 2 घंटे की एम्प्लॉय हूँ, मैं जा रहा हूँ अपना काम करके, मुझे आप ट्रेन करना आपकी जिम्मेदारी नहीं है। तो ट्रेनिंग डेवलपमेंट मुश्किल होती है इन लोगों की। फिर और पार्ट टाइम वर्कर्स को हायर करना, हायरिंग पहले तो ज़्यादा मुश्किल होती थी क्योंकि इतना मार्केट में अवेलेबल नहीं होते थे हाँ पार्ट टाइम वर्कर्स। लेकिन अब आजकल एग्जैक्टली करंटली आज के दिन की बात करूँ मैं तो आज बहुत से लोग पार्ट टाइम करना प्रेफर कर रहे हैं। 4 अलग अलग कंपनीज का काम कर रहे हैं, ज़्यादा आसान है बनस्बत एक का करने के। ख़ास तौर पे सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में तो बहुत ज़्यादा ऐसा चल रहा है। तो पहले तो हायरिंग डिफ़िकल्ट थी, टुक लॉन्गर टाइम टू एम्प्लॉई पार्ट टाइमर्स। लेकिन आजकल मुझे लगता है कि शायद ये फैक्टर इतना इतना नहीं रहा है, ख़ास तौर पे जो आईटी इंडस्ट्री उसमें तो ये नहीं रहा। ठीक है, लेस कमिटमेंट। कमिटमेंट तो लेस कमिटमेंट क्या हो गया, क्या मतलब हुआ कि ये कमिटेड नहीं है आपकी जॉब के साथ, क्योंकि ये सिर्फ अपना टाइम पूरा करने के लिए आएंगे, टाइम पूरा करके चले जाएंगे। और बाज़ औक़ात कंपनी को जब एडिशनल ज़रूरत पड़ती है इनपुट देने की तो ये कहते हैं कि नहीं भाई हम तो अपना टाइम के हिसाब से दे के जाएंगे। आपको लगता है लेस कमिटेड है। बहरहाल हो सकता है कोई ये कहे कि भाई ये प्रोफेशनल बात है, इसमें कमिटमेंट का क्या ताल्लुक है। तो ठीक है, ये बात भी, आर्ग्यूमेंट अपनी जगह ठीक है कि इसमें कोई मजायका भी नहीं है। भाई आपने मुझसे 2 घंटे मांगा, ये दे दिया। अब आपका बिजनेस नहीं चल रहा तो आप मुझसे 3 घंटे मांगना चाहते हो, मुफ्त में क्यों मांग रहे हो? तीसरे घंटे के पैसे दे दो, मैं दे दूंगा तीसरा घंटा। हम पता नहीं क्यों समझते हैं कि एम्प्लॉई जो है ना जब हमें फ्री में अपनी कोई चीज़ देगा फिर हम मानेंगे कि कमिटेड है। एम्प्लॉई से मैंने कहा 9 to 6 जॉब है, वो 10 बजे तक रात को बैठ जाए, अब कमिटेड है। वो क्यों बैठ रहा है बेवकूफ़? अपने घर वालों से कमिटेड नहीं है इसका मतलब वो आपसे ही कमिटेड है। तो ये क्वेश्चनेबल डिस्कशन है कि वर्किंग आवर्स से आप कमिटमेंट का फैसला करें। जब आपने उसको 2 घंटे के लिए रखा है तो 2 घंटे का कमिटमेंट है, 2 घंटे में वो आपको बेस्ट जॉब परफॉर्म करके दे रहा है तो फिर आप उसको लेस कमिटेड कैसे मानेंगे? लेकिन बहरहाल ये कहा जाता है। ठीक है, तो इसकी कोई प्रमोशन नहीं हो पाती। एक काम के लिए आया है, बस वही काम करता रहेगा और जब उस काम की जरूरत खत्म हो जाएगी तो उसकी जॉब खत्म हो जाएगी, प्रमोशन नहीं हो पाती। ठीक है, फिर कम्युनिकेशन मुश्किल होती है, डिफ़िकल्ट टू कम्युनिकेट। क्यों? क्योंकि वो अपने स्पेसिफिक टाइम में आता है, मैनेजर उस टाइम पे नहीं आ रहा या मैनेजर बिजी है तो वो निकल गया अपने टाइम पे आके, उससे बात करना मुश्किल हो गया। दोनों एडवांटेज भी हैं इसके, डिसएडवांटेज भी हैं पार्ट टाइमर्स के। तो वो ज़ाहिर है कंपनी उसके हिसाब से मैनेज करती है। अच्छा, अब अगला टॉपिक हम डिस्कस करते हैं। अगला टॉपिक है हमारा ट्रेनिंग और डेवलपमेंट। अच्छा जी, ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी है एम्प्लॉयमेंट के साथ साथ। ट्रेनिंग अगर नहीं होगी तो जो आपने जहाँ बंदा हायर किया है बहुत मुमकिन है कि उसी के आसपास ही घूमता रहे, उसके अंदर स्किल्स एबिलिटीज़ में इजाफा ना हो रहा हो। तो जबकि हम चाहते हैं कि बंदा जो हायर हो, ऐसे भी हमने बात की थी, एचआर का मकसद ये होता है कि उसको ग्रो करे, उस बंदे की एबिलिटीज़ और को जो है वो इन्हांस किया जाए। तो ट्रेनिंग जो है उससे बहुत फ़ायदे हैं। ट्रेनिंग के बेनिफिट्स, ट्रेनिंग के बहुत फ़ायदे हैं। ट्रेनिंग से हम नए प्रोसेस लोगों को सिखा सकते हैं। आपने आज से आज पहले कभी एक्सेल नहीं सीखा था, आए मैं आपको एक्सेल सिखाऊँ, आए मैं आपको ये नई मशीन चलाना सिखाता हूँ। इससे आप पहले से ज़्यादा बेहतर अपनी वर्क फोर्स को ज़्यादा एफिशिएंट बना सकते हैं। आपको ये मशीन चलानी आती है लेकिन आए मैं आपको ये मज़ीद प्रैक्टिस कराऊँ, प्रैक्टिस करने से आप उसको और ज़्यादा तेज़ी से और ज़्यादा बगैर गलती के चलाने की प्रैक्टिस कर लेंगे, आप एफिशिएंट हो जाएंगे। ठीक है, तो जब लोगों को ट्रेनिंग दी जाती है तो उनके अंदर स्किल जो है वो बढ़ती है। जब स्किल बढ़ती है तो आपने उसको लेट सपोज 100 रुपीज़ पर आवर पे हायर किया था और बंदा एक शर्ट बना रहा था 100 रुपीज़ में, आपने उसको ट्रेन कर दिया, वो 1 घंटे में 2 शर्टें बना रहा है लेकिन पैसे तो वही चार्ज कर रहा है। तो स्किल बढ़ाने से आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ती है और लॉन्ग रन में वही लेबर आपको चीप पड़ने लगता है, सस्ता लगने लगता है। ठीक है, फिर जब बंदे ट्रेन हो जाते हैं तो सुपरविजन की ज़रूरत कम हो जाती है, सुपरवाइज़र्स की नीड कम हो जाती है।
इसी तरह से एक्सीडेंट्स, एरर्स एंड एक्सीडेंट्स कम हो जाते हैं। कस्टमर सेटिस्फेक्शन, जब आपका एम्प्लॉई ज़्यादा ट्रेन होगा तो कस्टमर सेटिस्फेक्शन बढ़ जाती है। ट्रेन लोगों से जब बात करता है बंदा, उसको खुद ही फील हो जाता है यार ये बड़ा बंदा शार्प है यार, इस चीज़ में उसको बड़ी सही नॉलेज है, तो कस्टमर बहुत अच्छा फील करता है कि ये अपने एरिया में एक्सपर्ट है जिससे मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है जी, तो हम ट्रेनिंग को आम तौर पे बेसिक लेवल पे 3 एरियाज़ में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, जिसको स्का कहते हैं। स्का स्टैंड्स फॉर स्किल, नॉलेज एंड एटीट्यूड। ये तीनों अलग अलग चीज़ें हैं, तीनों की बातों का ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है। एक बंदा है उसने कभी ये वाली मशीन ऑपरेट की ही नहीं, ये वाला प्रोसेस चलाया ही नहीं, तो उसको स्किल की ज़रूरत है। या चला रहा है तो एफिशिएंटली नहीं चला रहा, और एफिशिएंट चलाने के लिए स्किल ट्रेनिंग की ज़रूरत है। एक बंदा है उसको पता ही नहीं है कि मैनेजमेंट की क्या क्या प्रैक्टिसेस अब अप्लाई हो रही हैं, उसको पता ही नहीं है कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट से रिलेटेड एक सर्टिफिकेशन है, उसको कंप्लाई करना बड़ा ज़रूरी है, तो उसको अभी वो सर्टिफिकेशन कराने की ज़रूरत है, उसकी ट्रेनिंग इसको चाहिए, नॉलेज रिक्वायर्ड है उसको इस काम की। और एक बंदा है छुट्टियां बहुत कर रहा है, लेट बहुत आ रहा है, टाइम पे काम कंप्लीट नहीं कर पा रहा, दोस्तों से बात करता रहता है, एटीट्यूड अच्छा नहीं है, छदवा गुस्से में रहता है, तो उसकी वजह से काम मुतासर हो रहा है, इसको एटीट्यूड की ट्रेनिंग की ज़रूरत है। तो तीनों एरियाज़ में ट्रेनिंग होती है, स्किल, नॉलेज और एटीट्यूड की। ठीक है, तो सॉफ्ट ट्रेनिंग्स होती हैं, स्किल बेस्ड ट्रेनिंग होती हैं। इसी तरह से ट्रेनिंग को मज़ीद क्लासीफाई कर सकते हैं हम, मज़ीद नाम ट्रेनिंग के साथ कुछ टेक्निकल जुड़े हुए हैं वो मैं आपको बताता हूँ। उनमें से एक है इंडक्शन ट्रेनिंग। इंडक्शन ट्रेनिंग क्या होती है कि जब जॉब पे नए नए बंदे को रखा जाता है तो उसको शुरू में ही कुछ ऐसी चीज़ों से गुजार दिया जाता है ताकि वो नया एम्प्लॉय होने की वजह से उन्हीं चक्करों में ना फंस रहा है, मुझे तो ये नहीं पता ये चीज़ कहाँ है, मुझे तो ये नहीं पता प्रिंटर कैसे चलता है, मुझे तो ये नहीं पता ये मैंने एंटर दबाया लेकिन ये गया नहीं, मुझे तो ये नहीं पता कि आपकी ईमेल का सर्वर कौन सा है। इतने सारे मसले होते हैं शुरू शुरू में, जिसको कि रिजॉल्व करने में अगर वो अपने टाइम पे जब मसला आएगा तब सीखने की कोशिश करेगा तो फिर बहुत लंबा खींचेगा मामला। तो कंपनी जो समझदार होती हैं उनको पता होता है कि हमारे यहाँ ये इश्यूज़ आते हैं, इन चीज़ों का बंदे को पहले पता होना चाहिए, ये चीज़ें उसको पहले से आनी चाहिए, तो वो पहले 1 हफ़्ते उस बंदे की इंडक्शन ट्रेनिंग या ओरिएंटेशन ट्रेनिंग करा देते हैं। इंडक्शन कहते ही किसी को दाखिल करने को है। ठीक है, उसके अलावा फिर ट्रेनिंग्स चलती रहती हैं ऑन द जॉब और ऑफ द जॉब। ये दोनों तरह की ट्रेनिंग चलती रहती है। ऑन द जॉब का मतलब क्या होता है, जिस जॉब एनवायरनमेंट में वो बंदा ऑलरेडी है, उस जॉब एनवायरनमेंट में रहते ही वहीं पे उसका मैनेजर उसको ट्रेन कर रहा होता है कि देखो चीज़ें ऐसे करो, देखो चीज़ें ये यूँ नहीं यूँ करो, देखो चीज़ों को इस तरह से करो। और ऑफ द जॉब ट्रेनिंग वो होती है कि वो अपनी ऑर्गेनाइजेशन छोड़ के लीव करके जाता है और वो किसी और स्पेशलिस्ट के पास जाता है उस तरह की ख़ास ट्रेनिंग रिसीव करने के लिए। आम तौर पे टेक्निकल ट्रेनिंग्स ऑन द जॉब ही होती हैं, जैसे कि आपने जो है वो स्किल ट्रेनिंग ले ली, वो आम तौर पे ऑन द जॉब होती है, कहीं कहीं ऑफ द जॉब भी हो सकती है। जैसे कि आपकी पायलट की जो ट्रेनिंग है वो हो सकता है ऑफ द जॉब होगी, जाके किसी और जगह पे किसी और कंपनी में जाके उसने एक ट्रेनिंग लेके आए। लेकिन अगर प्रिंटिंग प्रेस पे काम चल रहा है, उसकी ट्रेनिंग चल रही है, तो वहीं प्रेस पे ही मज़ीद उसको और ट्रेन किया जाएगा, तो वो ऑन द जॉब ही चल रही होगी। तो बहरहाल ऑन द जॉब और ऑफ द जॉब ट्रेनिंग आमतौर पे वो होती हैं जिसमें कि बंदे के स्किल्स पे ज़्यादा काम किया जा सॉरी जो बंदे के एटीट्यूड्स पे ज़्यादा काम किया जाता है। तो एटीट्यूड पे काम करने के लिए उसको अपनी कंपनी से बाहर निकल के बाहर की दुनिया दिखाई जाती है, दूसरे लोगों से मिलवाया जाता है, दूसरी कंपनी से लोग भी आए हुए होते हैं, उनके साथ बैठ के वो गपशप लगाते हैं, फिर ट्रेनिंग हो रही होती है, तो लर्न करता है कि यार दूसरे लोग क्यों कर रहे हैं, मैं ऐसे कर रहा हूँ तो मुझे भी ये सीखना चाहिए, अपनी एटीट्यूड को चेंज करना चाहिए। तो आमतौर पे ऑफ द जॉब ट्रेनिंग्स जो हैं वो एटीट्यूड पे बेस ज़्यादा कर रही होती है, लेकिन ये फिक्स्ड नहीं है, दोनों चीज़ें बोथ वेज काम करती हैं। ठीक है जी, आगे चलें। अब
यहाँ पे आपको एक केस स्टडी मिली है पेज नंबर 103 पे। ये ज़रा केस स्टडी शाबाश देखिए कोर्स को पॉज करके, फिर हम आगे चलेंगे। इस दौरान मैं आपको ये बताऊं कि इंडक्शन ट्रेनिंग के बेनिफिट्स क्या हैं। इंडक्शन ट्रेनिंग जो है वो आपका टाइम सेव करती है बहुत ज़्यादा। ठीक है, टाइम सेव करती है। बहुत सारे मसले जो बहुत दिनों बाद उसको जाके पता चलने होते हैं, पहले दिन ही सब पता चल जाता है। ठीक है, सेव्स टाइम इंडक्शन ट्रेनिंग। इंडक्शन के इंडक्शन ट्रेनिंग के एडवांटेजेस, सेव्स टाइम। ठीक है, और क्या होता है, और बाद सिचुएशंस में लीगल रिक्वायरमेंट होती है। फॉर एग्जांपल आपको बंदे को काम करवाना है किसी ऐसी वर्कशॉप में जहाँ पे कि कहीं शोला जल रहा है, जहाँ पे कहीं कोई चीज़ गिरती है नॉर्मली, जहाँ पे ऑयल पड़ा होता है, जिसका कि हैज़र्डस इन्वायरमेंट है। हैज़र्डस इन्वायरमेंट में लीगल रिक्वायरमेंट होती है कि पहले बंदे को 1 हफ्ते आप ट्रेन करें इस इन्वायरमेंट के लिए, फिर उसके बाद उससे काम करवाएं। डिसएडवांटेजेस भी हैं इंडक्शन ट्रेनिंग के। एक तो ये कि टाइम कंज्यूम होता है, पहले 2 हफ्ते 3 हफ्ते इसी में निकल जाते हैं, टाइम कंज्यूम होता है। फिर पैसे वेस्ट होते हैं। लेकिन ये मेरे हिसाब से ये जो डिसएडवांटेज हैं ये इम्पॉर्टेंट नहीं है, मतलब बड़े बड़े हल्के हैं इसके एडवांटेजेस के मुकाबले में। पैसे कैसे वेस्ट होते हैं, बंदा हायर कर लिया, तनख्वाह जा रही है, काम कोई नहीं कर रहा, वो उसकी ट्रेनिंग चल रही है इंडक्शन ट्रेनिंग। लेकिन बहरहाल मेरे हिसाब से इसके जो बेनिफिट्स हैं वो बहुत ज़्यादा हैं बनस्बत इसके डिसएडवांटेजेस के। ठीक है, अच्छा, ऑन द जॉब ट्रेनिंग जो है उसके भी कुछ एडवांटेज डिसएडवांटेज होंगे। ऑन द जॉब ट्रेनिंग का सबसे बड़ा फ़ायदा तो ये है कि ऑन द जॉब ट्रेनिंग लेस एक्सपेंसिव होती हैं और सेम इन्वायरमेंट में हो रही होती हैं, तो वो एनवायरमेंटल डिफरेंस उसको नहीं सीखना पड़ता। मतलब क्या हुआ, लेस एक्सपेंसिव तो इसलिए होती है कि बंदे के वही मैनेजर जो पहले से जॉब पे है वो उसको ट्रेन कर रहा है, तो कोई नया बंदा हायर नहीं करना पड़ा, वो वर्किंग एनवायरनमेंट में ही काम कर रहे हैं। क्या हुआ कि अगर जब बंदे को हम भेजते हैं ना कहीं पे, फॉर एग्जांपल कंपनी एबीसी ने कंपनी एक्सवाईजी ने भेजा ट्रेनिंग के लिए, एक्सवाईजी से ट्रेन होकर आता है, वो यहाँ के कहता है कि भाई वहाँ पे जो इन्वायरमेंट है ना, ये काम वहाँ तो हो सकता है, वो ये काम यहाँ नहीं हो सकता। तो जब आप इसी इन्वायरमेंट में यहीं पे आपको ट्रेनिंग हो रही है, तो आप ये नहीं कह सकते कि ये काम वहाँ हो सकता था यहाँ नहीं हो सकता। ठीक है, इसी तरह से जो बिज़नेस की स्पेसिफिक इश्यूज होते हैं ना, उस पर बात हो सकती है। फॉर एग्जांपल मेरी मशीन का यहाँ से ये वाला बिट ख़राब हो गया, अब इसको कैसे रिप्लेस करते हैं, आओ मैं तुमको सिखाऊं। स्पेसिफिक अपनी कंपनी से रिलेटेड इश्यूज़ पे ट्रेन कर सकते हैं आप चीज़ों को। आप बाहर बेचते हैं तो वो जनरल जनरल बातें तो बताते हैं कि मशीन ऐसे ऑपरेट होती है, मशीन ही होती है, लेकिन स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स जो आपके पास आ रहे हैं उनको आपको अपनी ऑन द जॉब ट्रेन करने में आसानी होती है। ठीक है, या आपकी कंपनी में लोग ख़ास तरह के दिनों में लेट कम आते हैं, आप उस पर डायरेक्टली बात कर सकते हो कि वो आपकी कंपनी में ही मसला है, जनरली हर जगह ये मसला नहीं है। इसी तरह से ऑन द जॉब पे कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं या शॉर्ट कमिंग कह लें डिसएडवांटेज के बजाय। ठीक है, ट्रेनर जो है ना वो चूंकि आउटसाइड नहीं होता, ट्रेनर अगर आउटसाइडर नहीं होता तो आउटसाइडर ना होने की वजह से ट्रेनर से लोग ऑलरेडी कोई पहले से प्रीवियस फीलिंग्स अटैच होती हैं, विच कुड बी पॉजिटिव और नेगेटिव। भाई ये मैनेजर साहब आज ट्रेनिंग कराएंगे, अरे यार ये बड़ा खड़ूस आदमी है, इसको पहले ही कुछ नहीं पता, ये हर वक्त डांटता ही रहता है, ये तो ऐसा ही है, तो फलाना है। तो ट्रेनर के बारे में पहले से, चूँकि वो अगर आपका ऑन द जॉब ट्रेनर है और आपका लाइन मैनेजर भी है, तो फिर आपको उससे रिलेटेड कुछ चीज़ें होती हैं ध्यान में। अच्छा, ज़रूरी नहीं है कि हमेशा लाइन मैनेजर ही ट्रेनिंग कराया, हो सकता है ऑन द जॉब ट्रेनिंग तो हो लेकिन कराने वाला बाहर से आया हो। लेकिन जब वो बाहर से आता है तो दूसरा मसला खड़ा हो जाता है कि जब लाइन मैनेजर आपको ट्रेन कराता है तो आप उसके लिए पहले से जहन बनाए हुए होते हैं, बाहर से आता है तो आप कहते हैं इसको तो हमारी ऑर्गेनाइजेशन कुछ पता ही नहीं है, ये क्या बताएगा हमें। तो ये वाले इश्यूज होते हैं लोगों के ऑन द जॉब ट्रेनिंग के दौरान, दोनों तरफ से वो अपना माइंड बनाना चाहते हैं कि भाई हमें कुछ नहीं बताओ। ठीक है, और ऑन द जॉब ट्रेनिंग में ट्रेनर ऑलरेडी, अगर आपने, आपकी कंपनी का कोई मैनेजर है वो एक काम कर रहा था, आपने कहा यार ये दूसरों को भी सिखा दो, तो वो चूंकि आपकी कंपनी में काम करते हुए सीखा है
तो हो सकता है कि वो इंडस्ट्री का कोई सर्टिफाइड एक्सपर्ट ना हो, क्योंकि जब आप ऑफ द जॉब ट्रेनिंग भेजते हैं तो आप किसी सर्टिफाइड एक्सपर्ट के पास भेजते हैं। तो आप ऑन द जॉब ट्रेनिंग में अपने ही किसी मैनेजर से आपने कहा यार इसको तो ये चीज़ सिखा दो, एक्सेल का ये चीज़ सिखा दो इसको, तो हो सकता है कि उसके अपने कुछ एरर्स हों, जो पर्सनल एरर्स हों, और वो एरर्स पास ऑन करे वो अपनी ट्रेनिंग में उस बंदे को भी काम ऐसे ही होता है भाई। अब भाई ऐसे ही होता है तो फिर ऐसे ही होता है। ठीक है। और ऑन द जॉब ट्रेनिंग की कोई क्वालिफिकेशन नहीं मिलती, कोई क्वालिफिकेशन ऑन द जॉब ट्रेनिंग की नहीं मिलती। क्या मतलब? वो ऑफ द जॉब ट्रेनिंग में फलाने इंस्टीट्यूट जाकर ट्रेनिंग लेके जाओ, इंस्टीट्यूट वालों ने सर्टिफिकेट दिया, लो भी क्वालिफिकेशन मिल गई आपको, वो सर्टिफिकेट बाद में यूज़ हो सकता है। ऑन द जॉब ट्रेनिंग में इस तरह से आपके साथ नहीं हो रहा होता। ऑन द अदर एंड, ऑफ द जॉब ट्रेनिंग में क्या होता है कि बंदा अपनी कंपनी छोड़ के जाता है, किसी दूसरी कंपनी, किसी दूसरी ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन, किसी सर्टिफाइंग बॉडी के पास जाता है, डिपेंड करता है किस तरह की ट्रेनिंग है, कभी एक हफ्ते के लिए, कभी एक महीने के लिए। और वो एक तरह से क्लासरूम का सा एनवायरनमेंट होता है, वहाँ पे बैठ के जो है वो बाकायदा प्रॉपर ट्रेनर्स ट्रेन कराते हैं जो ट्रेनिंग में सर्टिफाइड होते हैं। तो एडवांटेजेस के क्या हैं? नंबर वन, मल्टीपल टाइप ऑफ लोग आते हैं, मल्टीपल डायमेंशंस और डोमेन्स। डोमेन्स का मतलब क्या है कि आप एग्रीकल्चरल सेक्टर से एक मशीनरी बना रहे थे, दूसरा बंदा फ्रिज बनाने की कंपनी से आ गया, तीसरा बंदा पंखे बनाने की कंपनी में आ गया। अलग अलग डोमेन से लोग आए हुए हैं, तो हर एक का प्रॉब्लम अलग अलग तरह का होता है। उससे दिमाग खुलता है इंसान का सुन के, अच्छा यहाँ पे ये ऐसे काम होता है, हमारे यहाँ तो ये ऐसे होता है। ठीक है। फिर ऑफ द जॉब पे जो है वो बंदा ज़्यादा रिलैक्स्ड होता है, रिलैक्स फ्रॉम वर्क होता है कि अभी मुझे काम नहीं करना, तो वो मेंटली प्रिपेयर्ड होता है कि चलो मैं बात सुनने आया हूँ, अभी मैं ट्रेनिंग में आया हूँ, मुझे अभी यहाँ से जाके घर जाके कुछ मजीद एक जॉब पूरी नहीं करनी। ऑन द जॉब होता है तो अभी यार ये चीज़, ये काम करना सीखो, एक मिनट, एक कॉल आ गई, ज़रा मैं उससे तो पहले बात कर लूँ, ओहो ये वाला तो फॉर्म मैंने दिया ही नहीं, पहले मैं ये तो करके आ जाऊँ। ये ऑन द जॉब में इंटरप्शंस होती हैं। ऑफ द जॉब में आप काम छोड़ के आए हो, अब यहाँ पे जो भी है वो आप टोटली इनके साथ एंगेज्ड हो। ठीक है। और फिर इसी तरह से एम्प्लॉयज़ जो हैं वो वैरायटी ऑफ स्किल्स सीख सकते हैं, जो आपके लाइन मैनेजर को नहीं आती वो भी सीख सकते हैं। ठीक है। वैरायटी ऑफ स्किल बहुत बड़ा होता है, बहुत बड़ा सेट है। ये वाले कंपनी में भेज दो, यहाँ पे कम्युनिकेशन भी सिखा रहे हैं, ये भी सिखा रहे हैं, वो भी सिखा रहे हैं। अच्छा ये दूसरी कंपनी में भेज दो, यहाँ पे इंटरनेट स्किल सिखा रहे हैं, यहाँ पे ऑनलाइन सिखा रहे हैं, यहाँ पे ये चीज़ें सिखा रहे हैं, यहाँ पे फलानी चीज़ें सिखा रहे हैं। तो बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं जिससे कि आप पिक एंड चूज़ कर सकते हैं कि मैं अपने लोगों को क्या क्या एटीट्यूड या स्किल्स सिखाना चाहता हूँ। ठीक है। ट्रेनर्स, जैसे मैंने कहा कि आम तौर पे इंडस्ट्री एक्सपर्ट होते हैं ये लोग, तो इसकी बात सुन के समझना मानना लोगों के लिए आसान होता है। इसके डिसएडवांटेज भी हैं। कॉस्ट सबसे पहला एडवांटेज। ठीक है। कॉस्ट एक तरह से तो है कि इसकी फ़ी आपको पे करनी है, कॉस्ट दूसरी तरह से भी है कि पेड एम्प्लॉई, एम्प्लॉई को तनख्वाह मिल रही है क्योंकि वो तो कंपनी की तरफ से ट्रेनिंग पे गया है। पेड एम्प्लॉई डूइंग नो वर्क, कोई काम नहीं कर रहा भाई। फिर एडिशनल क्वालिफिकेशन से जब क्वालिफिकेशन मिलती है और एक्सपोजर मिलता है, एडिशनल क्वालिफिकेशन एंड एक्सपोजर मिलता है कम लोगों को, तो एक चांस होता है कि फिर ये लोग ज़्यादा आसानी से आपकी कंपनी छोड़ के दूसरी कंपनी में जा सकते हैं बाहर। लेकिन ये ऐसा सोचते हुए अगर हम ट्रेन कराएंगे ही नहीं बंदों को तो फिर ज़्यादा मुश्किल हमें पेश आ रही होगी। इसलिए हम जो है वो ये ऑप्शन ज़रूर ऑप्ट करते हैं। तो जैसे आप अपनी मशीन के ऊपर इन्वेस्ट करते हैं, उसको पहले से अच्छा बनाते हैं, उसमें तेल डालते हैं, उसको पहले से बेहतर एफिशिएंट बनाना चाहते हैं, बिल्कुल इसी तरह से आप ह्यूमन कैपिटल में भी इन्वेस्ट करते हैं और इस इन्वेस्टमेंट के आपको रिटर्न मिलते हैं। ऐसा नहीं आपने ट्रेन किया बंदा को फ़ायदा नहीं हुआ, नहीं, आपको रिटर्न मिलते हैं। और उस रिटर्न को सामने देख रखते हुए आपको ट्रेन करवाना चाहिए और ये नहीं सोचना चाहिए कि बंदा छोड़ गया तो क्या होगा। फिर आप उसको उसी हिसाब से ल्यूक्रेटिव ऑफर्स दें जो मार्केट में उसको दूसरे दे रहे हैं, वो आप ही क्यों नहीं दे रहे जबकि आपके पास बंदा ट्रेन हुआ है। तो ट्रेनिंग के कुछ एडवांटेजेस बिज़नेस को और ट्रेनिंग के कुछ एडवांटेजेस
एम्प्लॉई को क्या होते हैं ये हमने डिस्कस भी किए। इसका बड़ा अच्छा सा चार्ट बना हुआ है आपकी बुक में पेज नंबर 106 और 107 पे। प्लीज़ ये चार्ट्स देखिए, इनको अच्छी तरह से गौर से देखिए, बहुत हेल्पफुल चार्ट हैं, ये एग्ज़ाम में बड़े काम आते हैं अगर ये आपको याद रह जाते हैं ना कि अच्छा हाँ ये 12 चीज़ें थी बस, ये 5 चीज़ें थी बस, क्योंकि डिस्कशन तो हो गई, अब सिर्फ वो 5 चीज़ें याद रखनी है कि वो क्या क्या थी। तो इसी तरह से जो एक्टिविटीज़ हैं 8.8 तक ये पहले पूरी कीजिए, फिर वीडियो को आगे देखिएगा। अब हम अपने लास्ट टॉपिक की तरफ आते हैं कि कभी कभी बिज़नेस को जो है वो अपनी वर्कफोर्स के साइज़ को कम भी करना पड़ता है। तो वर्कफोर्स को प्लान करना होता है कि कब मुझे जो है वो वर्कफोर्स ज़्यादा चाहिए होगी, और ऐसा हो सकता है कि कुछ वक्त ऐसा भी है कि फिर मुझे वर्कफोर्स को कम करना पड़े, या हालात ऐसे हो जाएं कि इवेंचुअली आप डिसाइड करें कि आपको वर्कफोर्स कम करनी है। तो वर्कफोर्स कब कब कम करनी हो सकती है? एक तो रिडक्शन इन बिज़नेस, बिज़नेस ही श्रिंक हो गया तो आपको वर्कफोर्स कम करनी पड़ी। ऑटोमेशन हो गई, आपने ऐसा का प्लांट लगा लिया कि ऑटोमेटिक मशीनें लग गई हैं, वर्कफोर्स की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आपकी फैक्ट्री का एक यूनिट क्लोज हो गया, काम बंद नहीं हुआ लेकिन मतलब एक एक यूनिट क्लोज कर दिया, दूसरा यूनिट चल रहा है। ठीक है, इसी तरह से फैक्ट्री रिलोकेट हो रही है दूसरे शहर या दूसरे मुल्क। ठीक है, या इसी तरह से टेक ओवर या मर्जर हो गया, अब पूरा सिनेरियो चेंज हो गया। मर्जर का मतलब है दो कंपनियां मिलकर एक नई कंपनी बन गई, टेक ओवर का मतलब किसी और कंपनी ने आपको ख़रीद लिया, तो वो पूरा अपने हिसाब से फिर वर्कफोर्स को प्लान करेगी। ठीक है, अब जब आप अपनी वर्कफोर्स को दोबारा से रीडिज़ाइन करते हैं, रीमैनेज करते हैं, प्लान कर रहे होते हैं कि यार अब इसमें से कौन रुकेगा, किसको रोकना है, तो सबसे पहले आप क्या क्या करते हैं, किस तरह से ये पूरा प्लान आगे प्रोसीड होता है। तो सबसे पहले तो आप ये देखते हैं कि मेरे पास कौन कौन से एम्प्लॉयज़ हैं, उनकी क्या क्या स्किल्स, कितना एक्सपोजर है। तो एम्प्लॉई डेटा आप जमा करते हैं, ये ज़रूरी काम है कि जो मेरे पास लोग हैं उनके पास क्या क्योंकि आपके पास लास्ट डेटा जो होता है अमूमन बहुत से लोगों के पास उनकी सीवीज़ होती हैं और उनके कुछ ना कुछ थोड़े बहुत रिकॉर्ड्स होते हैं, लेकिन बाकायदा तफसील से किसने किस प्रोजेक्ट पे काम किया है, किसका क्या एक्सपीरियंस है, क्या एक्सपोजर है, किसको निकालना नुकसानदेह रहेगा, किसको हटाना बहुत ज़्यादा मसला हो जाएगा, कौन डिपेंड किस पे डिपेंडेंट है ऑर्गेनाइजेशन, ये सारी चीज़ निकालनी होती है। एम्प्लॉईज़ का डेटा ट्रैक रिकॉर्ड पूरा कलेक्ट करना होता है आपको। और इसी इसमें इस बात का ख्याल रखना होता है कि जब आप ये काम कर रहे हैं, आप जो लोग ऑलरेडी नियर रिटायरमेंट हैं तो आप उनको पहले ही काउंट आउट कर लें कि यार ये तो वैसे ही रिटायर हो जाएंगे, इनके ऊपर पूरा मैं बेस करके प्लान नया बना लूँ और मैं सोचूं कि अब इनसे मैं वो काम लिया लूँगा, बाकी लोगों को फारिग करूँगा, तो ज़ाहिर है वो थोड़े दिन में तो वो खुद छोड़ के चले जाएंगे। ठीक है, इसी तरह से फिर आप क्या करते हैं, आप डिस्कशन करते हैं एग्जिस्टिंग स्टाफ से, डिस्कशन करते हैं कि भाई हमारा ये इश्यूज़ आ रहे हैं, ये हमारा मर्जर हो गया है, ये हमारी कंपनी के साथ फलाना ये चेंज आ गया है, अब हम कुछ स्टाफ्स को रिटेन करेंगे, कुछ को हम जाने देंगे। अगर आप में से कोई जाने का ख्वाहिशमंद है तो वो फैसला कर ले, लेकिन आपने पहले ये डेटा निकाल लिया होता है, तो वो जिनको आप छोड़ ही नहीं सकते उनको तो आप पहले से साइड में एक इन्फॉर्म कर देते हैं, देखिए ये आपको तो हम नहीं छोड़ना चाहते, आपके साथ तो हमारा रिलेशनशिप है। उसके अलावा जिनमें आपके पास ऑप्शन होता है उनसे आप डिस्कस कर लेते हैं कि आप में से कोई जाना चाहें तो हमें बता दें, ताकि हम पे दूसरों के ऊपर फोकस खुद ही कर लें। ठीक है जी, इसी तरह से
जो अगर कोई चेंज आना है तो रिक्रूटमेंट का पूरा प्रोसेस उनके सामने रख दिया जाए कि भाई अब हमें ऐसा है कि अब हमारी कंपनी में 5,000 एम्प्लॉइज़ से हमें अब सिर्फ 300 एम्प्लॉइज़ आए होंगे, उन 300 एम्प्लॉइज़ को हम नए सिरे से रिक्रूट कर रहे हैं, आप सब भी एलिजिबल हैं, आप भी अप्लाई करते हैं, ये भी एक तरीका हो सकता है। ठीक है, तो रिक्रूट करके रिक्रूटमेंट प्रोसेस दोबारा चला दें आप। ठीक है, तो बहरहाल एक तो बात हो गई कि कंपनी की वर्कफोर्स प्लानिंग हो रही है जिसमें कुछ रिडक्शंस की ज़रूरत हो सकती है, जिसकी मैंने ये पूरी एक लिस्ट बना के दी आपको। उसके अलावा भी आपको रिडक्शन जो वर्कफोर्स में है जो कंपनी करती है वो आइदर डिसमिस करती है या वो रिडंडेंस करती है, और जो एम्प्लॉई करता है वो या तो रिटायर होता है या वो रिज़ाइन करता है। ठीक है, क्या मतलब हुआ डिसमिसल का? मतलब हुआ कि मुझे इस काम पे एक बंदे की ज़रूरत तो है लेकिन अब वो आप नहीं है, आप मेरे काम के नहीं है, समहाउ कुछ आपके बिहेवियर स्किल नॉलेज किसी एरिया में मुझे आप अब नहीं समझ आ रहे, तो आपको डिसमिस कर दिया। रिडंडेंट का मतलब है वो काम ही नहीं हो रहा जिस काम के लिए आपको हायर किया था, तो आपको रखने का फ़ायदा नहीं है। अच्छा, डिसमिसल के लिए आपको वो काम मौजूद है, बंदा हायर्ड है, अब आप कह रहे हैं तुम नहीं चाहिए हो, तो फिर इसमें एक प्रॉब्लम ये है कि वो आपके पास जो रीज़न है ना वो सॉलिड होना चाहिए। वो रीज़न आपके पास ऐसा होना चाहिए जो वाकई लीगली आप उसको एक्सरसाइज कर सकते हो। बहुत से मुल्कों में अगर आप किसी बंदे को बिला वजह डिसमिस कर दें, काम है, बंदा हायर्ड है उस काम पे, वो काम कर रहा है, अचानक से आपने कहा तुम्हारी शक्ल अच्छी नहीं लग रही, तुम्हारा मुझसे ताल्लुक़ अच्छा नहीं, मैं निकाल रहा हूँ तुम्हें, तो वो बंदा कोर्ट जाके आपके ख़िलाफ़ केस कर सकता है अनफेयर डिसमिसल के अगेंस्ट। तो डिसमिसल इज़ नॉट एन ईजी जॉब। अच्छा, रिडंडेंसी जो है वो, जैसे मैंने कहा, काम ही नहीं रहा, अब वो वाली मशीन ही हमारे यहाँ नहीं है, हम क्या करें? तो रिडंडेंट आप किन वर्कर्स को करते हैं, इसका पूरा प्रोसेस हो सकता है। कुछ वर्कर्स तो पहले से वॉलंटियर कर देंगे कि हाँ जी छोड़ें, हम आप अब ये काम तो हो नहीं रहा, ये वाली मशीन तो अब रही नहीं, ये वाली फैक्ट्री की तो अब ज़रूरत नहीं है, तो ठीक है हम जो है वो जॉब वैसे ही क्विट करना चाह रहे थे, तो कुछ लोग जो हैं वो वॉलंटियर करते हैं। फिर बिजनेस ये देखता है कि अगर कोई वॉलंटियर मिल रहा है तो हैप्पीली उसको आपने निकाल के दूसरों को रोक लिया, क्योंकि रिडंडेंस में आम तौर पर ऐसा होता है कि सबको नहीं निकाला जा रहा होता है, कुछ लोगों को रिलोकेट करते हैं। आप ये देखते हैं एबिलिटी टू एडजस्ट और पास्ट एटीट्यूड। अगर एक बंदे का एटीट्यूड बड़ा पॉजिटिव है, उसमें एडजस्टमेंट की सलाहियत है, तो आप कहते हैं ठीक है ये वाला मेरा प्लांट बंद हो रहा है लेकिन दूसरे प्लांट में इसकी बड़ी इंपॉर्टेंट बंदा है, इसको मैं वहाँ एडजस्ट कर लूँगा क्योंकि इसकी एबिलिटीज़ बड़ी अच्छी हैं, ये एडजस्टमेंट भी कर लेगा, ये सेट हो जाएगा, इसके जो पुराने एटीट्यूड्स में बड़े अच्छे रहे हैं तो मैं इसको यहाँ यूज़ करना चाहता हूँ, तो आप इस बुनियाद पर फैसला करते हैं कि इसको रोक लेते हैं, उसको जाने देते हैं। फिर जैसे मैंने कहा कि एबिलिटीज़ और एटीट्यूड के साथ साथ बाज़ स्किल्स ऐसी होती हैं, इसकी बुनियाद पे आप फैसला करते हैं कि यार ये स्किल्स जो है ना मुझे दूसरी फैक्ट्री में रिक्वायर्ड है, मेरे ऑफिस में रिक्वायर्ड है, मेरे पर्सनली इसकी बड़ी ज़रूरत है, तो इसलिए आप उसकी बेस पे फैसला करते हैं कि इसको रोक लेते हैं और उसको जाने देते हैं। और बाज़ औक़ात बाज़ डिपार्टमेंट्स होते हैं जिनमें कि ज़्यादा आपको रिडंडेंसी करनी पड़ती है और बाज़ डिपार्टमेंट्स में कम रिडंडेंसी होती है, तो ये भी फ़ैसले का में हेल्पफुल होता है आपके लिए कि किसको रिडंडेंट किया जाए। जैसे कि फ़ाइनेंस का बंदा है, इस फैक्ट्री का फ़ाइनेंस का बंदा दूसरी फैक्ट्री में भी लग जाएगा, कोई मसला नहीं है, लेकिन एक बंदा है जो स्पेसिफिक मशीन चलाता है, वो मशीन है ही नहीं हमारी दूसरी जगह कहीं भी, तो वो तो रिडंडेंट होगा ही होगा। ठीक है, तो ये कुछ फैक्टर्स थे जिसको भी कंसिडर किया जाता है कि जब रिडंडेंट कर ही रहे हों तो किसको किया जाए और किसको ना किया जाए। अच्छा जी, फिर आपको जो है वो जब किसी बंदे को हायर करते हैं और फिर उसको फायर भी करना हो सकता है, तो जब दो लोग एक साथ होते हैं तो उनका आपस में कोई ना कोई तनाज़ा, गुस्सा, लड़ाई हो सकता है, कॉन्फ्लिक्ट आ सकता है। इस कॉन्फ्लिक्ट को कम से कम मिनिमाइज़ करने के लिए हम क्या करते हैं कि हम कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स अपने एम्प्लॉयज़ के साथ साइन करते हैं कि जिससे वो भी सेफ़ रहे और हम भी सेफ़ रहें। जैसे कि आप उसके साथ एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं। वो क्या होता है कि एक डॉक्यूमेंट होता है, इस पे लिखा होता है कि उसकी जॉब डिस्क्रिप्शन क्या है,
उसको क्यों हायर किया जाएगा, वो क्या रीज़न्स हैं जिसके तहत कि आपने उसको हायर किया है, क्या अनफेयर या बिकमिंग वो ट्रेड्स हैं जिसकी बेस पे आप उसको टॉलरेट नहीं करेंगे। मुख्तलिफ़ तरीक़ों से एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट ड्रॉ किया जाता है। ये कॉन्ट्रैक्ट ये शो करता है कि इस बिहाफ पे आप उसको ये देंगे, वो आपको ये देगा। यही कॉन्ट्रैक्ट की बुनियाद होती है कि वो आपको ये सर्विसेज देगा, उसकी टाइमिंग होगी, उसकी क्वालिटी होगी और आप उसको देंगे, और अगर कम से कम ये मेयार होगा जो उसको देना पड़ेगा, तब तक ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है। बाज़ औक़ात कॉन्ट्रैक्ट की कोई डेट भी होती है कॉन्ट्रैक्चुअली कि इस दिन से इस दिन तक के लिए या इतनी उम्र तक के लिए या इतने सालों के लिए है। तो उसके बाद जो है वो आप को कुछ इश्यूज़ हैं जो इस कॉन्ट्रैक्ट में, जब एम्प्लॉयमेंट के कॉन्ट्रैक्ट में आते हैं तो आपको फेस करने पड़ सकते हैं। एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट आपने कर लिया किसी के साथ, उसको वो डॉक्यूमेंट प्रोवाइड कर दिया, या आपके पास भी और उसके पास भी, अगर वो इस डॉक्यूमेंट के मुताबिक नहीं चल रहा या आप इस डॉक्यूमेंट के मुताबिक नहीं चल रहे, तो अब आप दोनों एक दूसरे को सू कर सकते हैं और एक दूसरे से मुतालबा कर सकते हैं कि या तो आपको निकाला जाए अगर आपके केस में एम्प्लॉई सही नहीं है, या वो आपसे डैमेजेस का मुतालबा करे, या आपसे कहे कि आप रिवर्स करें अपने निकालने के फ़ैसले को, आपने मुझे अनफेयरली निकाला है। तो ये जो एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट है ना, ये पूरी जान है उसकी, नंबर एक। नंबर दो जो है वो लेबर लॉज हैं उस कंट्री के, कि उसके मुताबिक आप उस बंदे से ट्रीटमेंट करेंगे, उसके अगेंस्ट जो उसकी ट्रीटमेंट होगी। अगर उसके ख़िलाफ़ आपने किया तो आपने अनफेयर किया। तो वो क्या क्या टर्म्स हैं जो यूज़ होती हैं, वो एक है अनफेयर ट्रीटमेंट एम्प्लॉई की किया आपने, या अनफेयर डिसमिसल कर दिया आपने, जो उसको निकाला वो फेयर नहीं था, उसको निकाला नहीं जाना चाहिए था, वो ये बात लेके कोर्ट में जा सकता है। ठीक है, आपने डिस्क्रिमिनेट किया। डिस्क्रिमिनेट का मतलब ये हुआ कि आपने कहा कि जी मैं तो जानता हूँ ये सारे जो होते हैं ना ये काले बिल्कुल बेकार काम करते हैं, मैं कालों को रखता ही नहीं, इस वजह से निकाल दिया। हालांकि देखा जाए तो काम उसका ठीक था, देखा जाए तो उसके पास क्वालिफिकेशन भी थी, एक्सपीरियंस भी था, लेकिन जस्ट बिकॉज कि उसकी स्किन का कलर चेंज था आपने उसको निकाल दिया, या उसकी जेंडर के बेस पे आपने उसको निकाल दिया, या उसकी एज के बेस पे आपने उसको निकाल दिया, तो या उसकी कम्युनिटी की बेस पे, लैंग्वेज की बेस पे, तो समहाउ जो एक ऐसी बेस पे उसने आपने उसको निकाला जो उसके काम से मुताल्लिक नहीं थी, ये डिस्क्रिमिनेशन होती है। ठीक है, इसी तरह से आपको फेस करने पड़ सकते हैं लीगल इश्यूज़ अगर आपके यहाँ प्रॉपर हेल्थ एंड सेफ्टी के इंतजामात नहीं होते, आपके एम्प्लॉयज़ की प्रॉपर हेल्थ और सेफ्टी को गवर्न करने के लिए सिचुएशन नहीं हो, ऐसी इन्वायरमेंट हो जहाँ हैज़र्डस इन्वायरमेंट हो, सीढ़ियाँ ख़तरनाक हो, लोग फिसल गए, आप पे केस कर देंगे। तो इस तरह की कोई भी चीज़ ऊपर से गिर गई आपके एम्प्लॉई पे, आप पे केस हो जाएगा, आपको भरना पड़ेगा। ठीक है, इसी तरह से आपको देखना पड़ता है मिनिमम वेज क्या चल रही है, उस मिनिमम वेज को कंप्लाई करना पड़ता है, कम से कम इतना तो हम पे करेंगे, करना पड़ेगा। ठीक है जी, तो ये तो हो गई कुछ बातें कि जो आपको एम्प्लॉयमेंट के दौरान जिनका ख्याल रखना है। अच्छा जी, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट जब आप किसी को देते हैं तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट में कम से कम जो आपके पास इंफॉर्मेशन होती है वो होती है उसका नाम, उसका टाइटल, उसके कि वो किस जॉब पे आया है, ठीक है, डेट, कितने आवर्स या कितने डेज हफ्ते में, ठीक है, क्या सैलरी होगी उसकी, क्या रेट होगा, क्या बोनस वगैरह, बेनिफिट्स क्या होंगे, उसको एडिशनल बेनिफिट्स क्या मिलेंगे, कब मिलेंगे, कब पेमेंट होंगी उसको, उसकी हॉलीडेज़ क्या हुआ करेंगी, वो कब कब छुट्टी करेगा, कितने दिन की छुट्टी उसको लीगली अलाउड है, उससे ज़्यादा की तो क्या होगा, अगर एम्प्लॉयमेंट एंड करनी है तो कितने नोटिस इशू होंगे, एक नोटिस दिया जाएगा कि प्लीज़ करेक्ट योर बिहेवियर, फिर दूसरा नोटिस होगा, तीसरे नोटिस पे एम्प्लॉयमेंट एंड हो जाएगी, ऐसा होगा क्या, इस तरह से करेंगे, जो भी ये सारी इन्फॉर्मेशन एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट में उमूमन रखी जाती है और दोनों के लिए बेनिफिशियल होती है, दोनों के लिए बेनिफिशियल होती है। ये एक एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट होने से सर्टेनिटी बढ़ती है, एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई दोनों को पता होता है व्हाट टू एक्सपेक्ट फ्रॉम ईच अदर, एक दूसरे से क्या हम एक्सपेक्ट करें। ठीक है, सिक्योरिटी बढ़ती है एम्प्लॉई के लिए ख़ास तौर पे,
कि यार ये अब मुझे ऐसे तो नहीं निकालेंगे, मेरा इनसे लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट हो गया है। ठीक है, इसी तरह से डिसमिसल जो है वो आसान होता है कि अगर आपको पता है कि ये शराइत है, आप ये पूरी नहीं करेंगे तो फिर मैं आपको रखने का पाबंद नहीं हूँ। डिसमिसल का एक रास्ता मौजूद होता है कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, तो एम्प्लॉयर भी सिक्योर्ड होता है। ठीक है। अच्छा जी, अब फिर हम थोड़ा सा कुछ टर्म्स को एक्सप्लेन कर लेते हैं जो अभी बीच में डिस्कस हुई हैं, ताकि कि हम इससे फिर आगे क्लोज कर सकें इस डिस्कशन को। अनफेयर डिसमिसल क्या होता है कि जब आपने एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट में दी हुई शराइत पे बंदा पूरा पूरा उतर रहा था, फिर भी आपने उससे कहा कि नाउ यू नो लॉन्गर मे सर्व, जबकि कोई उसका टेक्निकल स्किल, नॉलेज, बिहेवियर, एटीट्यूड से रिलेटेड कोई भी रीज़न नहीं था, फिर भी आपने उसको कहा कि आप यहाँ से चले जाएं, जस्ट इसलिए कि जब आप किसी को डिसमिस करते हैं ना, तो डिसमिस करते हुए आपने उसको ये कह दिया कि तुम्हारे बिहेवियर इतना गलत था कि मैं तुम्हें डिसमिस कर रहा हूँ, तो फिर बहुत से बेनिफिट्स फिर आप उसको नहीं पे करते। और कंपनी कहती है कि जब ये इतना अच्छा एम्प्लॉई था ही नहीं, तो फिर हम उसको बेनिफिट्स जाते जाते क्यों पे करें। तो अगर वो अनफेयर बात है, आपने फेयरली नहीं किया, तो इस बात पे वो बंदा आपको कोर्ट तक ले जा सकता है। और बाकायदा इंडस्ट्री कोर्ट्स अलग होते हैं, इंडस्ट्री ट्राइब्यूनल्स भी कहलाते हैं वो, और वहाँ पे ले जाके आपका केस कर सकता है, और वो केस जो है वो सुना जाएगा और देखा जाएगा कि इसमें किस तरह का मामला रहा। ठीक है। और अनफेयर डिसमिसल जब होता है तो ज़ाहिर है इसका बहुत सारा मसला दोनों तरफ हो सकता है। सबसे पहले तो एम्प्लॉई के ऊपर मसला आता है, अनफेयरली डिसमिस हो गया, उसके ऊपर इमोशनल बर्डन आएगा, फाइनेंशियली वो बर्डन होगा, तो वो केस करेगा, उसके चार्जेस वो भुगतेगा। तो बहुत सारे मसले हैं एम्प्लॉई के लिए। एम्प्लॉयर भी फिर फेस करेगा, फिर वो उस जॉब पे किसी और को नहीं रख सकता अगर केस हो गया तो। केस हो गया तो फिर उस जॉब को रोक के रखना है, अदालत में अपने नुमाइंदे को भेजना है, पूरा केस फाइट करना है। अगर अनफेयर था तो फिर कंपनी की बदनामी भी होगी, ये सब कुछ होगा। तो इसलिए तो अनफेयर डिसमिसल के केस में बोथ एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉई सफ़र, और फिर जिसकी भी गलती होती है कोर्ट जब डिसाइड करता है तो उसको फिर दूसरी तरफ से पूरा फाइनेंशियल लॉसेस भी बेयर करने पड़ते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। अनफेयर डिसमिसल को मैंने एक्सप्लेन किया आपके सामने अच्छी तरह से। डिस्क्रिमिनेशन के अगेंस्ट पूरी प्रोटेक्शन हासिल है लोगों को बाय बाय लॉ, ख़ासतौर पे जो इंटरनेशनल कंपनीज़ हैं या जो वेस्टर्न वर्ल्ड है, वहाँ पे तो इसके बड़े सख्त लॉज हैं। हमारे यहाँ भी कानून साजी आहिस्ता आहिस्ता हो रही है, जैसे डिस्क्रिमिनेशन की पीछे मैंने बात की थी। तो डिस्क्रिमिनेशन अगर आपके ख़िलाफ़ हुई है कि आपकी रेस, आपका कलर, आपकी कौमियत, आपके रिलीजन, आपकी जेंडर, आपकी एज, या आप डिसेबल्ड हैं इस वजह से आपको अलग से ट्रीट किया जा रहा है, आपकी एबिलिटी टू वर्क को नहीं जज किया जा रहा, तो फिर आप इसके अगेंस्ट जो है वो केस फाइल कर सकते हैं। अच्छा, डिस्क्रिमिनेशन को से बचने के लिए हम एक पूरी लिस्ट बनाई हुई है इन्होंने यहाँ पे, कि आपको जो है वो इक्वल पे देनी है ऑफ इक्वल वर्क, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क। जब बराबर से दो लोग काम कर रहे हैं तो उनकी पे अलग अलग क्यों होगी, इसकी कोशिश करेंगे। ठीक है, चाहे उनकी जेंडर अलग अलग हो, चाहे उनकी कलर अलग अलग हो, चाहे उनकी रेस अलग अलग हो, उनका रिलीजन अलग अलग हो। अगर कोई डिसेबल्ड है तो उस डिसेबिलिटी के अलावा उसकी जो स्किल्स रिक्वायर्ड हैं, उन स्किल्स की बेस पे उसकी पे का, उसकी परफॉर्मेंस का फ़ैसला होना चाहिए। उसकी डिसेबिलिटी की वजह से उसका फ़ैसला नहीं होना चाहिए। इसी तरह से जब आप एडवर्टाइज़ कर रहे हो, तो अब आजकल के दौर में आपको ख्याल रखना है, जैसे कि बहुत सारी टर्म्स में जेंडर न्यूट्रल टर्म्स आ गई हैं, ऐसे अल्फाज यूज़ ना किए जाएं, क्योंकि माजी में हमारा जो लैंग्वेजेस हैं वही ऐसे डेवलप हुई हैं, क्योंकि मेल डोमिनेंट हमेशा सोसाइटी रही है, तो मेल डोमिनेंट टर्मिनोलॉजीज ही जी बनी है। जैसे जी बैट्समैन, अब ख़वातीन भी खेल रही हैं, वो कह रही हैं बैट्समैन क्यों भाई, हम भी तो बैटर हैं, तो बैटर करो उसको।
ठीक है। इसी तरह से आपने जो है वो चेयरमैन बोल दिया, अब चेयरमैन क्यों भाई, चेयरवुमेन भी तो हो सकती है, तो चेयरपर्सन करो इसको। तो जनरल न्यूट्रल टर्म्स को ऑफिस में या ऑर्गेनाइजेशन में यूज़ किया जाए, इश्तिहार में इस्तेमाल किया जाए। तो इस लॉ पे आपको केयरफुली अमल करना है ताकि आपके ऑर्गेनाइजेशन का इमेज भी अच्छा रहे और वो सोसाइटी में एक अच्छे नाम के साथ भी रहे और लीगली भी उसको कोई एक्शन फेस ना करना पड़े। ठीक है, यही तरह से जैसे बात हो रही थी, मैंने पीछे बात की कि डिस्क्रिमिनेशन की बात हुई, हमने अनफेयर डिसमिसल की बात की, अब वर्क प्लेस सेफ्टी की बात भी करते हैं। वर्क प्लेस सेफ्टी पे आपको ख्याल रखना है कि आपका माहौल, आपका जो जिस जगह आपने अपना जॉब की इन्वायरमेंट क्रिएट की है वो काम करने के लिए कंडूसिव हो, वहाँ की एयर साफ़ हो, वहाँ की फर्श फ्लोरिंग जो है वो अप्रोप्रिएट हो, स्लिपरी फ्लोरिंग ना हो। ये छोटी छोटी बहुत सी बातें, कोई चीज़ गिरने की ऐसा पॉसिबल है कि चीज़ें गिरेंगी, तो फिर सेफ्टी साइंस वहाँ पे मौजूद हो। कोई ऐसी डेंजरस इक्विपमेंट, डेंजरस चीज़ें रखी हैं तो वो पहले से साइनेज हो, लोगों को वार्न किया जाए। ठीक है, इक्विपमेंट अगर कोई मुश्किल है, कोई डेंजरस इक्विपमेंट है, उसको यूज़ करना लोगों को पहले से पता हो कैसे यूज़ होगा। फायर सेफ्टी का इंतज़ाम हो। ठीक है, हाइजीनिक हो चीज़ें, खाने का किचन, ये वो सब जगह हाइजीनिक एनवायरनमेंट हो। और एक्स्ट्रा लॉन्ग आवर्स ना हो जिससे कि लोगों की सेहत ख़राब हो रही हो। इस तरह से लोगों के आप हेल्थ के इम्पेक्ट्स को जो है वो बेहतर कर सकते हैं। आपको पता है कि अगर आपका एम्प्लॉई हेल्दी रहेगा, आपके एम्प्लॉई का एक्सीडेंट नहीं होगा, तो बहुत सी कॉस्ट से आप बचेंगे। उसकी अगर आपकी जॉब पे रहते हुए उसका एक्सीडेंट हो गया, आपकी जॉब की वजह से उसकी हेल्थ ख़राब हुई, तो वो आपको पे करना पड़ेगा। फिर वो जब वहाँ पे आप पे भी कर रहे हो, वो जब एब्सेंट है तो उसकी एब्सेंस की वजह से काम जो उसका सफ़र हो रहा है वो आपको बर्दाश्त करना पड़ेगा। तो इसलिए बेहतर है, और अगर वो चला गया बेचारा, इस लेवल का एक्सीडेंट हो गया कि वो अब रहा ही नहीं दुनिया में या काम के काबिल नहीं रहा, फिर नए सिरे से रिक्रूटमेंट, नए सिरे से ट्रेनिंग, ये कॉस्ट आपको बर्दाश्त करनी पड़ेगी। इसलिए बेहतर है कि आप अपने वर्क प्लेस की सेफ्टी पे ही ज़्यादा बेहतर काम कर लीजिए। ठीक है, और इसी हवाले से आखिरी बात जो इस टॉपिक की थी वो थी मिनिमम वर्किंग एज और मिनिमम वेज। एक तो आपको इस बात का ख्याल रखना है कि आपके जो कंट्री का लॉ है जो वर्किंग एज को अलाउ करता है आपको वर्कर उस वर्किंग एज का हो, नंबर दो ये कि जो आपके कंट्री में मिनिमम वेज आपकी कंट्री में डिफाइंड है, आप कम से कम वो वेज पे करेंगे। तो आपको ये तय करना है कि जो कम से कम वेज है वो होनी चाहिए, उससे नीचे नहीं होनी चाहिए। और अगर ये आपको उनको बताना चाहिए लोगों को कि आपको जो वेज मिलेगी वो कितनी फ्रीक्वेंसी से मिलेगी, वीकली मिलेगी, मंथली मिलेगी और डेली मिलेगी। आपको बताना चाहिए कि डिडक्शन होंगी तो कौन कौन सी होंगी, कौन कौन से टैक्स डिडक्ट होंगे। आप उनसे कोई ग्रेचुइटी का फ़ंड डिडक्ट करवाएंगे, कोई उनको इस तरह की चीज़ इशू दे रहे हैं आप जिसमें उनको कोई बेनिफिट्स दे रहे हैं और उसकी वजह से कुछ फ़ंड आप उनके थोड़े बहुत डिडक्ट करते हैं। कोई ट्रेड यूनियन के फ़ंड डिडक्ट करते हैं आप उनसे, जो आपको उनको बाद में पेमेंट उसकी मिलेगी। तो मुख्तलिफ़ कंट्रीज़ के अंदर इसके मुख्तलिफ़ लॉज और रूल्स हैं डिडक्शंस के भी और मिनिमम वेज की भी, उसको फॉलो करना ज़रूरी है। जो बहुत ज़्यादा ताकतवर एम्प्लॉयर हैं उनको, यानी ताकतवर इन द सेंस कि उन वो बहुत बड़े एरिया पे काम कर रहे हैं, उस एरिया में उनके अलावा कोई और एम्प्लॉयर नहीं है, तो वो अपनी मर्ज़ी से जो चाहें सैलरीज देते हैं। ऐसे लोगों को प्रिवेंट करते हैं ये मिनिमम वेज लॉस के, वो लोगों का इस्तेहसाल कर सकें। ठीक है, इसी तरह से अनस्किल्ड वर्कर जो सबसे छोटा तबका है वो हमेशा बहुत कम सैलरी पे रखा जाता है, उसकी कम से कम सैलरी जो है वो ऊपर आ जाती है, वो उसकी गुज़र औक़ात बेहतर हो सकती है। ठीक है, इसी तरह से मिनिमम वेज होने से फ़ायदा ये होता है कि बहुत से लोग जो हैं वो काम तलाश करना शुरू कर देते हैं, कहते हैं घर पे बैठने से तो अच्छा है कम से कम इतनी तनख्वाह तो मिलेगी ही मिलेगी, क्यों ना काम करो। ठीक है, लिविंग स्टैंडर्ड्स इम्प्रूव होता है लोगों का, जिससे ओवरऑल सोसाइटी में हैप्पीनेस बढ़ती है। तो ये मिनिमम वेज के कुछ फ़ायदे हैं। ऑल दो मिनिमम वेज का नुकसान ये है कि बिज़नेस कॉस्ट बढ़ती है। बिज़नेस कॉस्ट बढ़ती है तो बिज़नेस कहते हैं यार एक बंदे से ही सारा काम करा लो, दूसरा लोगे फिर उसको कम से कम इतने पैसे तो देने पड़ेंगे, वर्कलोड बढ़ जाता है लोगों के ऊपर। ये कुछ एडवांटेज थे तो कुछ डिसएडवांटेज भी हैं।
कुछ लोग जो हैं ऐसे होते हैं कि मिनिमम वेज के लिए काम करते हैं और उनको ज़्यादा ये सोचते हैं कि बस ये कम से कम इतनी तो हमें मिल रही है, हालांकि उनकी परफॉर्मेंस वैसी नहीं होती। वेज तो उनकी मिनिमम वेज की वजह से बढ़ गई, लेकिन परफॉर्मेंस उनकी बहुत ही थर्ड क्लास होती है। कहते हैं ठीक है भाई, बिल्कुल ही ज़रा सा काम करेंगे, मिनिमम वेज तो फिर भी हर हाल में मिलनी ही मिलनी है। उन लोगों के साथ मैनेज करना बहुत मुश्किल होता है। तो यहाँ ये पूरी डिस्कशन जो है ना पेज नंबर 111 और 112 पे हुई हुई है, ये प्लीज़ आप पढ़ लीजिएगा। और मैं आपसे कहता ही हूँ कि इस डिस्कशन के बाद चैप्टर एक दफ़ा गो थ्रू पूरा किया करें, ताकि कोई ऐसी चीज़ जो मैं बताने से चूक गया हूँ, ऐसा हो सकता है पॉसिबल है, तो वो कम से कम आपकी नज़रों से गुजर जाए। ठीक है। और अब जो रिमेनिंग एक्टिविटीज़ हैं वो भी इसकी कंप्लीट कीजिए, ताकि हम इस चैप्टर को कंप्लीट करके नेक्स्ट चैप्टर को डिस्कस कर सकें, जो कि इस सेशन का लास्ट चैप्टर होगा। तो आप ये कंप्लीट कीजिए, तब तक मैं नेक्स्ट चैप्टर की वीडियो बनाता हूँ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।